ज़ख्मे मिज़राब से रिश्ता है लहू पोरों का। ज़ख्मे मिज़राब से रिश्ता है लहू पोरों का। वाह वाह। कितना मुश्किल है आवाज़ को नगमा करना। हाय 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 हाय। मेरे पास एक मामला ऐसा आया। मेरी एक स्टूडेंट हैं और वो बच्ची अब तो बड़ी अच्छी सितार बजा रही है। तो उसकी माँ ने उसे सितार सुनाया। तो उसने अम्मा से सवाल किया, अम्मा ये कौन सा साज? उन्होंने कहा, बेटा ये सितार है, आपको नहीं पता इस साज का? तो उसने कहा, ये बड़ा पुरस्कून साज है। तो उसकी जो अम्मा थे उनको एक वो एक कैफियत उसको मिली कि अच्छा, क्या मेरी बेटी सितार सीख सकती है? फिर वो उस बच्ची को मेरे पास लेके आई, मैंने उसे सुनाया। जब उसने पहली बार सामने बैठ के सितार सुना तो उसके तासुरात उस इंस्ट्रूमेंट के बारे में थे कि वाह, ये तो बड़ा खूबसूरत साज है। हमारे बच्चों ने म्यूज़िक, क्लासिकी मौसीकी साज सुने ही कब हैं? इंट्रोड्यूस ही नहीं हुए वो। क्या हमारे जो मीडिया चैनल्स हैं उनके ऊपर कोई दिन में एक बार एक स्लॉट आती है 5 मिनट की जिसके ऊपर वो क्लासिकी चीज़ों के ऊपर बात करते हों? या कभी कभी कोई इक्का दुक्का, लेकिन जनरली तो बिल्कुल ना होने के बराबर है। कोई वो स्क्रीन टाइम मिलता ही नहीं है अब उस तरह से। जी पाकिस्तान टेलीविजन शायद कोई इक्का दुक्का प्रोग्राम करता है, जी लेकिन उसे देखता नहीं है कोई। तख्लीक की, क्रिएटिविटी की, या जिस वक्त आप कोई धुन बना रहे हैं या कोई साज जो है जिसमें आपने कहा कि आप खो जाते हैं, उसके लिए बड़ा ज़रूरी है कि वो सच्चाई भी आपके अंदर हो। तो वो सच्चाई किस तरह से आती है? वो सच्चाई रियाजत से आती। जब आप एक एक सुर को अपना वक्त देते हैं, अपनी ज़िंदगी देते हैं, एक्सप्लोर करते हैं, ऑप्शंस को एक्सप्लोर करते हैं कि इस सुर से अगले सुर का जो फासला, जो रास्ता है, इसको मैं यूं भी तय कर सकता हूं, इसको मैं यूं भी तय कर सकता हूं, इसकी ये ऑप्शन भी हो सकती है। आप अपना आप देते हैं तो फिर साज जो है ना, वो एक वक्त आता है कि आपके हाथ में आके खुलता है। इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस। वो जो परफेक्शन आती है ना, वो जो कामलियत आती है आपके हाथों में साज पे, वो डेफिनेटली वो वक्त देने से आती है। साज आपको कबूल करता है, आप साज को कबूल करते हैं। थैंक यू वजी फॉर योर टाइम। और एवेंचुअली आपने हमारे लिए वक्त निकाला और आप तशरीफ़ लेके आए। और मुझे काफ़ी खुशी होती है स्पेसिफ़िकली जब, चूँकि इंस्ट्रूमेंट्स के साथ मेरा अपना बड़ा गहरा ताल्लुक़ है, और म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स, और वो भी क्लासिकल म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स। और आप पाकिस्तान के अंदर सितार को लेके, और जिस तरह आप उसको लेके चल रहे हैं, और जितने अरसे से आप उसको लेके जो है वो चल रहे हैं, तो ये तो मेरा ख़्याल है कि ना सिर्फ मेरी खुशनसीबी है बल्कि इस मुल्क की भी खुशनसीबी है। और हमें, चूँकि ये वो साज़ हैं जो कि बिल्कुल मादूम होते जा रहे हैं, और उनको आगे लेके चलना और दूसरे लोगों तक लेके जाना, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और मैं तो बड़ा मशकूर हूँ इसके लिए आपका। और आज हम थोड़ा एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से बेसिकली आपने ये बेड़ा उठाया और आपने कहा कि नहीं, मुझे यही काम करना है और इसी को मुझे जो है वो लेके चलना है। तो वजी, मुझे ये बताएं कि ये इस सफ़र का आगाज़ कहाँ से हुआ, किस तरह से हुआ? ये तो मुझे मालूम है कि आपका ताल्लुक़ भी एक मौसीकी के घराने से है। बेहद शुक्रिया आपका। ये प्रोग्राम मेरा हमेशा से फेवरेट रहा है आपके साथ, और आप अपने फैंस में मुझे भी शुमार कीजिए। नहीं नहीं, ये तो मोहब्बत है आपकी। आपका इतनी आपकी पार्टिसिपेशन है, कंट्रीब्यूशन है म्यूज़िक के लिए। बल्कि जब पाकिस्तान में हम म्यूज़िक को सेव म्यूज़िक की पाकिस्तान में बात करते हैं तो उसमें मैं समझता हूँ कि आपकी जो काविशें हैं वो अनथक हैं। और थैंक यू सो मच। उसका हम आपका शुक्रिया अदा करें तो ये बहुत छोटी बात होगी। आई बीन टू मैनी कंट्रीज़, तो स्पेशली जब इंटरनेशनल फोरम्स पे मैं जाता हूँ, तो जब वहाँ पाकिस्तानी म्यूज़िक की बात होती है तो आपकी जो डॉक्यूमेंट्री है उसके हवाले मिलते हैं, रेफरेंस मिलते हैं कि अच्छा वहाँ पे एक ये काम हुआ है।
सो दिल जो है वो बाग बाग हो जाता है खुशी से कि अच्छा आपने एक काम किया और वो पूरी दुनिया में सराहा गया। तो अगेन आपका शुक्रिया इस प्रोग्राम में इनवाइट करने के लिए। और येस आई बिलोंग टू अ म्यूज़िकल फैमिली, सो मेरे लिए दो ही ऑप्शंस थे कि आई हैव टू गो विद म्यूज़िक और नॉट। सो डेफिनेटली मैंने म्यूज़िक को सिलेक्ट किया, चूज़ किया। तो सितार का शौक़ मुझे अपनी वालदा से हुआ, उन्हें सितार का बड़ा शौक़ था और वो उसके इस साज़ के रमूज़ को समझती थी, लेकिन इवेंचुअली वो इसको लेके नहीं आगे चल सकें। फिर मैंने अपने मामू साहब से सितार सीखा, मेरे उस्ताद हैं। और मैं जिस घराने से हूँ इसमें गायकी और सितार दोनों ही शामिल हैं। इस घराने को सैनिया घराना कहा जाता है, जो हज़रत तानसेन अलैहिर्रहमा से है। हज़रत तानसेन के ग्रैंडसन थे मसीद खान साहब। सो सितार के बारे में, अच्छा पहले तो ये कि सितार के बारे में जो राय है इसकी ईजाद पे वो ये है कि हज़रत अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह का साज़ है, लेकिन हमारे पास ये राय आती है, बट वी डोंट नो एनी ऑथेंटिसिटी। कहीं कोई लिखा हुआ इसका हवाला नहीं मिलता हमें, बट असातिज़ा की जो आरा हैं वो मंसूब हज़रत अमीर खुसरो से ही हैं। तो अमीर खुसरो के बाद मसीद खां जो थे, जो ग्रैंडसन थे हज़रत तानसेन के, उन्होंने इसे 7 तारों से, 3 तारों से, सहतार से 7 तारों में सितार में कन्वर्ट किया। वाह। सो ये एक जर्नी थी सहतार टू सितार। तो उन्होंने इसमें तरबें लगाई, इसको थोड़ा खूबसूरत किया, मॉडिफाई किया। अच्छा, आई नेवर न्यू दिस के जो है कि ये जो 3 तारों से 7 तारों वाली जो जर्नी थी जी और सहतार से जी सितार। जी। वाह। तो कहा यह जाता है कि हज़रत अमीर खुसरो अलैहिर्रहमा जो थे, उन्होंने सितार को जो कॉल था, जो कव्वाली की एक इनिशियल फॉर्म थी, कव्वाली उससे पहले भी थी, लेकिन हज़रत अमीर खुसरो ने कव्वाली को बहुत मजबूत किया। तो आपके यहाँ जो कव्वाली का अंदाज़ राइज था वो सितार और तबला के साथ ही था। वाह। तो सितार के बारे में भी आ रहा है कि हज़रत अमीर खुसरो की ईजाद है, तबला भी हज़रत अमीर खुसरो की ईजाद जाना गया है, माना गया है। तो हज़रत अमीर खुसरो के बाद जो मॉडिफिकेशन पहली आती है इस साज़ में, वो हज़रत मसीद खां करते हैं, जहाँ से इस इंस्ट्रूमेंट को, इस साज़ को सहतार से सितार कहा जाने लगा। वाह वाह। अच्छा, मुझे बड़ा इसमें जो है ना, वो आपने एक बात कही कि उस वक्त जो है वो कव्वाली के साथ जो है वो सितार और तबला होता था। जी। आज हमें कहीं सितार दिखता नहीं है। अब चूंकि ये यूँ कह लीजिए कि डाइंग इंस्ट्रूमेंट्स में है पाकिस्तान में, तो 25 या 30 के करीब सितार नवाज होंगे या 20 होंगे, इससे ज़्यादा नहीं होंगे। लेकिन होना तो ये चाहिए था कि जिस तरह आप बाकी मज़ामीन लोग सीखते हैं, हमारा ये एक किस्म से रीजनल इंस्ट्रूमेंट बनता है। इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफ़गानिस्तान, तो साउथ एशिया का ये इंस्ट्रूमेंट है। तो पाकिस्तान में होना तो ये चाहिए था कि सितार पे, सरोद पे, सारंगी पे बहुत ज़्यादा काम होता, लेकिन समहाउ वो जो रोज़ी रोटी का मामला है उसने घरानों को ख़त्म किया। तो अब राइज वक्त में अगर आप ये कहें कि आप सितार, सारंगी या सरोद से अपना पेट पालेंगे या अपना घर चलाएंगे, तो ये बड़ी मुश्किल बात है। तो लोग कम होते गए, घराने टूटते गए, तो अभी डाइंग इंस्ट्रूमेंट में है सितार। नहीं, हमारी चूँकि जो डॉक्यूमेंट्री फिल्म हमने बनाई उसके अंदर भी हमने इन्हीं वजूहात को जो है वो तलाश करने की कोशिश की है कि ऐसा क्यों हुआ और किस तरह हमारे साथ ख़त्म होते गए और किस तरह ये घराने ख़त्म होते गए। मुझे एक बड़ी आपकी दिलचस्प बात लगी, आपने कहा कि आपकी जो पहली उस्ताद हैं वो आपकी वालदा थी, और क्या वो सितार बजाती थी? वो चूँकि एक सितार नवाज की बेटी थी, तो सितार उनके घर का साज था। उनके वालिद, उनके भाई सितार नवाज हैं, तो इसलिए वो सितार से बड़ा शगफ रखती थी और ये उनकी ख्वाहिश थी कि मैं सितार सीखूं। वाह वाह। लेकिन वो कभी उस तरह से उन्होंने वो सीखा नहीं, फॉर्मली कभी उस तरह से सीखा नहीं। जैसे जो मौसीकी के सूफ़ी घराने हैं, उनमें ये टैबूज़ हैं कि उनके यहाँ ख़वातीन जो हैं वो, उन्होंने कभी वो पार्टिसिपेट नहीं कर पाई उस तरह म्यूज़िक में, शायद उनको करने नहीं दिया गया, तो इसलिए फिर वो शायद उनका शौक़ भी पूरा ना हो सका। बट नाउ आई हैव अ ड्रीम कि इसमें ख़वातीन जो वो आगे आएँ, सीखें और इसको लेके चलें। तो अभी कोई ख़वातीन, अच्छा मैं इससे पहले ख़वातीन वाली बात पे आऊँ, लेकिन आपने एक स्कूल बनाया, रंग स्कूल, जो कि बेसिकली मौसीकी की तालीम के हवाले से इस्लामाबाद के अंदर
जी। और मैं तो पिछले आई थिंक इट्स बीन ईयर्स कि मैं उसके बारे में सुन रहा हूँ, और जिस तरह की आप परफॉर्मेंसेस उधर हो रही होती हैं, प्लस जिस तरह से डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स वहाँ पे सिखाए जा रहे हैं, और ना सिर्फ इंस्ट्रूमेंट्स बल्कि फ़ाइन आर्ट्स में जो बाकी जो डोमेन्स हैं उनके अंदर भी आप तालीम दे रहे हैं। तो ये पूरा इनिशिएटिव क्या था? 2017 में आई बिन टू यूएसए, और वहाँ मैंने बहुत से फ्यूजन किए, बहुत से फ़नकारों से मिला, मौसीकारों से मिला, इंस्ट्रूमेंटलिस्ट जो थे उनसे मिला। तो उससे पहले की जो ट्रैवलिंग थी और उससे उसके बाद की जो ट्रैवलिंग थी, उसमें मैं इस नतीजे पे पहुँचा कि अगर आपको एक वो जो लफ्ज़ है नेशन बिल्डिंग, उस पे काम करना है, तो आपका कल्चर जो है ये पहली और आखिरी सीढ़ी है। सो जब हम बात कल्चर की करते हैं तो उसमें शायरी और मौसीकी का बड़ा अहम किरदार आ जाता है। बेशक। सो आप इसके बगैर कल्चर को डेवलप नहीं कर सकते, उसकी बुनियाद नहीं रख सकते। तो मेरे जहन में आइडिया था कि ओके, आई एम अ प्रोफेशनल म्यूजिशियन, सो मैं एटलीस्ट ये तो कर सकता हूँ कि जो मेरा मजमून है मैं उसमें तो अपना हिस्सा डालूँ, उसमें तो अपनी पार्टिसिपेशन करूँ मैं। तो फिर ये स्कूल का ख्याल जहन में था, और फिर शुरू जो हमने किया तो वो तो म्यूज़िक से किया, सितार के साथ मैंने शुरू किया, एक शागिर्द से शुरू किया, एक कमरे से शुरू किया। वाह। लेकिन फिर आहिस्ता-आहिस्ता इसमें जो है वो लोग आते गए और कारवां बनता गया, वो वाली कहानी बनी। फिर इसमें हमने तबला ऐड किया, बाकी इंस्ट्रूमेंट्स ऐड किए, फिर फ़नून लतीफ़ा के जो दीगर मज़ामीन हैं उनको ऐड किया। सो अभी इस वक्त हमको 22 मज़ामीन हैं हमारे पास, वाह, वाह, जो जिनकी बाकायदा क्लासेस हो रही हैं रंग में। वाह! और उसमें जो हैं वो ख़वातीन भी हैं जो सीख रही हैं। बच्चियाँ भी हैं, बच्चे भी हैं, ख़वातीन भी हैं, एडल्ट्स भी और हैं। अगर हम सितार की बात करें तो यू हैव लाइक फीमेल स्टूडेंट्स। यस, मेरे पास अभी जो सितार में कोई 7 या 8 के करीब वाह, बच्चियाँ हैं जो वाह, सीख रही हैं। वाह, वाह! तो डू यू थिंक कि ये जो टैबू अटैच था, कि मतलब वो स्पेसिफिकली सूफ़ी घरानास के अंदर जो आपने इनिशियली बात की, तो वो अभी कम हुआ है कुछ, कि अभी तो ख़वातीन बहुत, आ सकती हैं जी, आगे? जी, अभी तो बहुत कम हो गया, वो अब तो ना होने के बराबर है, क्योंकि अब हम डिजिटल लाइफ़ में, डिजिटल एरा में दाखिल हो चुके हैं। तो चीज़ों को समझाना, उनको एक्सप्लोर करना, उनकी प्रेज़ेंटेशन जो है वो आसान हो गई है। सो इन चीज़ों ने बड़ा हेल्प आउट किया है म्यूज़िक को। मैं ये कहूँगा कि अभी पिछले 10 सालों में म्यूज़िक ने बड़ा ग्रूम किया है पाकिस्तान में, म्यूजिशियंस ने बड़ा ग्रूम किया है, क्योंकि अब हम बात कर सकते हैं, हम अपनी राय दे सकते हैं, हम तनकीद कर सकते हैं। तो सोशल मीडिया और मीडिया की वजह से अब वो जो चीज़ें हैं, वो जो टैबूज़ थे और वो जो एक डिस्टेंस था, वो ख़त्म हुआ है। हुँ। तो वजी, जब आपने सितार सीखना शुरू किया, आपने कहा कि मेरे पास 2 चॉइसेस थी कि या मौसीकी सीखनी है या नहीं सीखनी, ठीक है? तो उस वक़्त एक तो वो जो उम्र होती है, वो तो बिल्कुल बचपन होगा या लड़कपन होगा, तो उसमें ये चॉइसेस आती हैं या नहीं आती? मैंने अक्सर देखा है, अक्सर बच्चे जो है ना, वो जो मौसीकी के घरानों से होते हैं, वो इतना वो रियाज़ सुन-सुन के ना वो कहते हैं नहीं हमने तो नहीं करना, हम तो निकल जाएँगे। तो आपके अंदर ये क्या ख़्वाहिश थी और क्या हमेशा से थी? अ, बचपन से सितार जो है वो अच्छा लगता था, ज़हन पे उसका, दिमाग पे उसका, सोच पे उसका असर तारी होता था। फिर मेरे जो उस्ताद साहब हैं सितार में, निज़ामी साहब, मैंने जब उनको सुना तो मुझे लगा कि मैं उस शहर से कभी निकल नहीं पाया। तो मेरे पास किसी और साज़ की वो ऑप्शन ही नहीं बन पाई, क्योंकि आप जब एक किसी बड़ी शख्सियत को म्यूज़िक में सुन लेते हैं, तो आप उस शहर से नहीं निकल पाते। और फिर मेरी वालदा ने उनसे रिक्वेस्ट की और मुझे उनसे बाकायदा शागिर्द मैं हुआ, फिर उनसे सीखा, और उन्होंने बड़ी मेहनत की। और शुरू से ही फिर मेरे ज़हन में एक चीज़ जो है वो एक सॉफ्टवेयर में डेवलप होती गई इस साज़ को लेके। और फिर कुछ सालों के बाद मुझे लगा कि अब ज़िंदगी में मैं सितार के बगैर नहीं रह सकता। लेकिन डेफ़िनेटली इसमें आपका जुनून शामिल होता है, इसमें आप अपना खून पसीना जो है वो शामिल करते हैं रियाज़त में, फिर उसके बाद जाके साज़ जो है वो आपको कबूल करता है। ये भी इसके अंदर एक ये भी ऑप्शन बनती है कि बहुत से शागिर्द होते हैं, बहुत से लोग होते हैं जो साज़ को सीखना चाहते हैं, लेकिन साज़ कभी उनके ऊपर अपना इन्फ्लुएंस तारी नहीं कर पाता। वो उस वो उस इन्फ्लुएंस में नहीं जा पाते, तो फिर कुछ अरसे के बाद छोड़ देते हैं। या ये भी हो सकता है कि उनकी ट्रेनिंग्स जो हैं वो उस तरह बाकायदा तरीके से ना की गई हों। ये भी एक जो है अंसर आएगा, जिससे लोग सितार को छोड़ सकते हैं या भाग सकते हैं।
क्योंकि ये तो तय है कि दुनिया का सबसे मुश्किल मौसीकी का साज है, और कम से कम इसके लिए 7 से 8 साल का जो टाइम है वो इसकी बेसिक्स का चाहिए। तो जब आप इसकी बेसिक से गुजर रहे होते हैं तो वो एक बड़ी कर्बनाक कैफियत होती है। जब आप अपने उस्ताद को सुनते हैं या आप दीगर असातिज़ा को सुनते हैं, जो मशहूर सितार नवाज़ हैं उनको सुनते हैं, तो आप कहते हैं अच्छा ये तो ये जो जगह है, ये जो म्यूज़िक का पीस है, ये बहुत आसान है कहना, लेकिन जब आप उसको अपनी उंगलियों पे लेके आते हैं तो वो जो जगह है, वो जो पीस है म्यूज़िक का, वो बहुत मुश्किल बन जाता है। और शेर देखिए कि जो साज़ से निकली है सदा सबने सुनी है, वाह वाह। जो साज़ से निकली है सदा वो सब ने सुनी है, जो तार पे बीती है वो किस दिल को पता है। आय हाय हाय, वाह वाह वाह। तो ये मिज़राब है, जो तार पे ज़र्ब से बीती है वो किस दिल दिल को को पता पता है। है। वाह वाह। ये जो मिज़राब है, सितार हम इससे बजाते हैं, तो आप तार पे ज़र्ब दे रहे होते हैं, तार तार पे चोट पड़ रही होती है, तार तकलीफ़ में होता है, और फिर वो उंगलियों में जो तार का धंसना है, हम सितार में एक मौसीकी की एक टर्म है मींड। सो ये सितार के अंदर बहुत, सितार की बड़ी ख़ास खूबी है ये। आप यूँ कह लें कि सितार की स्पेशलाइजेशन है सितार में, ये एक मींड के अंग में सितार को बजाना। सो आप ज़र्ब देते हैं और तार को खींचते हैं तो ये उंगलियां जो हैं ये तकलीफ़ में आती हैं, और वो दर्द यूँ इस तरह बाजू में महसूस होता है। बट आपके चेहरे से, आपकी धुन से सामने बैठे देखने वालों को और सुनने वालों को ये नहीं लग रहा होता कि तार और जो सितार नवाज़ है वो किसी दर्द से गुजर रहा है। सो देखने में, सुनने में चीज़ें आसान लगती हैं, बट जो उनकी एक प्रैक्टिकल अप्रोच होती है वो हमेशा बड़ी मुश्किल होती है। तो वो जो रास्ता है, कभी कभार रास्ता खुद भी डिसाइड करता है कि कौन म्यूजिशियन बनेगा, कौन सितार नवाज बनेगा। अच्छा, इसमें एक आपने बड़ी दिलचस्प बात की। आपने कहा कि शायद वो साज आपको कबूल करता है या नहीं करता। तो मतलब साज किस तरह से कबूल करेगा या साज किस तरह से इनकार करेगा? ये कॉन्सेप्ट है सूफ़ी म्यूज़िक में। जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह अपनी मसनवी में एक जगह लिखते हैं, खुश्क तारो, खुश्क चूबो, खुश्क पोस्ट, अज कुजामी ओयदी आवाज़ दोस्त, साने साज अस्त अंदर चूबो पोस्ट, जी सबब मी ओयदी आवाज़ दोस्त। वाह। हमने ये पूरा ट्रैक फिल्म किया हमने जी, हुंजा में। वाह। और ये बेसिकली जो है वहाँ पे जो रुबाब था, जी, तो उसके ऊपर जो है वो हमने फिल्म किया, और उसमें बड़ा ही खूबसूरत ये ट्रैक है। बल्कि मैं देखूंगा कि अगर हम एडिट में इसको ऐड कर सकते ज़रूर। तो हम इसको ऐड करेंगे। अब इसमें रूमी ये कहना चाह रहे हैं कि जो तार है, जो साज की लकड़ी है, और जो उंगलियों की खाल है, पोस्ट, ये तो तीनों चीज़ें खुश्क हैं। फिर इसमें मेरे महबूब की सी आवाज़, तर आवाज़ क्यों कर आती है। और फिर दूसरे शेर में कहा कि साने साज जो मैन्युफैक्चरर है वो ख़ुद इन चीज़ों में मौजूद है। तो ये वजह है, यही सबब है कि इसमें से मुझे मेरे महबूब की सी आवाज़ आती है। सो फॉर द सूफ़ी म्यूजिशियन, कोई साज जो है वो लकड़ी का हिस्सा नहीं है, वो तार की बनावट नहीं है, वो एक उस साज के वजूद को वो अपने वजूद जैसा एक जिंदा वजूद समझते हैं। दे टॉक टू देयर इंस्ट्रूमेंट, और फिर इंस्ट्रूमेंट भी उनसे बात करता है। तो येस, इट्स अ पार्ट ऑफ जर्नी। कि आपने तो डिसाइड कर लिया कि मैंने सितार बजाना है, सारंगी बजानी है, सरोद बजाना है, क्या सितार ने ये डिसाइड किया कि ठीक है इसको सितार नवाज बनना चाहिए? तो सितार डिसाइड ये तब करता है कि जब आप एक तरफ दुनिया को रखेंगी, एक तरफ सारी दुनिया होगी और दूसरी तरफ आपका सितार होगा, और आप चूज़ करेंगे कि मुझे अपने साज को, अपने मजमून को, अपने म्यूज़िक को प्रायोरिटी देनी है, मेरे लिए सबसे अफजल ये है। सो मुझे तो यूँ ही लगता है। वाह 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 वाह। अच्छा, इसमें दो पहलू हैं। एक पहलू ये है कि अक्सर ये सुना जाता है कि शायद जो मौसीकी के घरानों से जिनका ताल्लुक है, तो वो शायद जो बाहर के जो लोग हैं या जो स्टूडेंट्स हैं या जो सीखना चाहते हैं, तो उनको वो उस तरह से सिखाते नहीं हैं, वो तालीम उसी घर में रहती है। और मुझे ये लगता है इसका दूसरा पहलू ये है कि जिस तरह आपने कहा कि एक तरफ आपकी दुनिया और दूसरी तरफ आपका साथ, मतलब आपको इस लेवल की आप कमिटमेंट चाहिए, आपको इस लेवल की डेडिकेशन चाहिए, और इस तरह का आप इश्क होना चाहिए आपका कि आप दुनिया छोड़े और आपको उस सास के साथ वो इश्क है कि आपको किसी और कुछ और जो है वो दिख नहीं रहा। लेकिन ये कर पाना
इस मरहले से गुजर जाना, एक आग का दरिया है और डूब के जाना है, वो शायद वो हर कोई कर नहीं पाता, और फिर वो एक्सक्यूजेस तो बेशुमार। ऐसा ही है। अब देखें जो म्यूज़िक में स्पेशली सितार की जो ट्रेनिंग्स जब शुरू होती हैं, व्हाट आई फेल्ट, व्हाट आई फेस्ड, कि मेरे जो असातिज़ा थे, मेरी वालदा, मेरे उस्ताद साहब, उन दोनों ने मेरी ट्रेनिंग्स पे कंप्रोमाइज़ नहीं किया, उन्होंने बड़ी मेहनत की। सो उस्ताद शागिर्द के सर पे बैठ के उसको तैयार करता है। अब वो जो मरहला होता है उसमें शागिर्द को दुनिया की हर चीज़ छोड़नी होती है, उसको मतलब वो यूँ कह लीजिए कि अपना आप दान करना पड़ता है, वाह, अपनी ज़िंदगी जो है वो वक्फ करना पड़ती है। इसका जो हमारे पास एक मतलब आता है, एक माना आता है मौसीकी लफ्ज़ का, वो ये है कि हवा में गिरा बांधना या हवा पे गिरा बांधना। तो दोनों सूरतों में कितना मुश्किल काम होगा। अब जब उस्ताद मेहनत करता है शागिर्द पे, तो शागिर्द उस लम्हे में भागता है। ये यूँ कह लीजिए कि इट्स अ सूफ़ी पाथ, म्यूज़िक की जो लर्निंग है, कि जो पीर है, जो मुर्शिद है, वो मुरीद को जब कबूल कर लेता है, लेकिन उसके बाद वो मुरीद को टफ़ टाइम देता है। जब रूमी शम्स के पास जाएगा, तो शम्स उन्हें एक मुश्किल रास्ता ज़रूर देंगे, जिससे रूमी को गुज़र के आना है, और फिर उसके बाद वो मसनवी की सूरत में हमेशा ज़िंदा रहेंगे, अपने अशार की सूरत में हमेशा ज़िंदा रहेंगे। एंड यही होता है, दुनिया के हर मज़मून में ये होता है। लेकिन मशरिक़ में चूँकि उस्ताद जो है, उसकी अप्रोच बहुत मुश्किल है। जब शागिर्द अपनी उससे लर्निंग लेते हैं, अपने असबाक लेते हैं, तो उसमें शागिर्द के पास एक ही ऑप्शन होती है, और वो ये होती है कि उसने उस्ताद के सामने चुप रहना है, सवाल नहीं उठाना, सीखना है, देखना है, परखना है, और हर चीज़ को अपने जहन में उसका एक स्केच बनाना है। सो यहाँ से फिर सब लोग भगोड़े हो जाते हैं, भाग जाते हैं। ये बड़ा मुश्किल मरहला है, क्योंकि इसमें आपको हर डिज़ायर जो है वो एक साइड पे रखनी पड़ती है। आपको सबसे अफजल जो है अपने साज़ को समझना होता है, उसको रखना होता है। फिर एक वक्त आता है कि जिसमें आप क्रिटिकल लिसनिंग में जाते हैं, और उसमें आप फिर जो आपके बुज़ुर्ग हैं उनकी क्रिटिकल लिसनिंग करते हैं। बड़े जो असातिज़ा मशहूर जो मौसीकार होते हैं उनकी आप क्रिटिकल लिसनिंग करते हैं कि अच्छा यहाँ पे ये शक्ल यूँ भी हो सकती थी, विच इज़ अ लिटिल बिट मोर डिफ़िकल्ट स्टेप इन लर्निंग म्यूज़िकोलॉजी। लेकिन ये सब चीज़ें जो है वो सब्र और इस्तिकामत से होती हैं। मतलब आपको एक चीज़ एक बॉक्स में आपको लिखना पड़ता है कि अच्छा अब मुझे सितार नवाज़ बनना है। फिर बादल गरजें, बिजलियाँ चमकें, तूफ़ान आए, आपको हर एक चीज़ को इग्नोर करके उस रास्ते पे चलते जाना है। फिर एक वक्त आता है जब साँस खुद डिसाइड करता है कि नहीं, इसने मेरे लिए बहुत कुर्बानियाँ दी हैं और ये मुझे नहीं छोड़ने वाला। फिर नाम बनना शुरू होते हैं। फिर सितार बजाने में या साज़ के आपको छेड़ने में उसमें सोज़ आना शुरू होता है। बट इसके अंदर मुझे ये लगता है, एक तरफ तो आपकी म्यूज़िकल लर्निंग है, लेकिन दूसरी तरफ आपकी अपनी एक प्रोफ़ेशनल अप्रोच होती है, आपकी प्रोफ़ेशनल लर्निंग भी होती है। हाउ टू डील विद पीपल, आपने अपने मज़मून पे गुफ्तगू क्या करनी है, कौन से नुकात हैं मज़मून में जिन पे आपने गुफ्तगू नहीं करनी। जैसे मुझे नहीं अच्छा लगता कि मैं अपने सुनने वालों को, देखने वालों को कभी ये नुक्ता दूं कि सितार बड़ा मुश्किल साज़ है। येस, इट्स अ डिफ़िकल्ट इंस्ट्रूमेंट, लेकिन मौसीकार को रोशनी दिखानी है ताकि लोग आएँ, ना कि उसको अपने साज़ को इस तरह से बना के पेश करना है कि लोग दूर हो जाएँ उससे, कि नहीं ये बहुत मुश्किल साज़ है, इस तरफ नहीं जाना। दिस इज़ व्हाट आई फ़ील। बड़ी मेरा ख़्याल है कि आपने जो बात की गहरी बात है कि अपने आप को दान करना पड़ता है, मतलब ख़ुद को वक्फ़ करना पड़ता है, तो उसके बाद आप सीखेंगे, नहीं तो बड़ा मुश्किल है कि आप इसमें सर्वाइव कर सकें। और यही होता है कि अक्सर फिर जो तालिबे इल्म होते हैं या जो सीखने वाले होते हैं या मुरीद होते हैं, वो कहीं रास्ते में फिर भटक जाते हैं। जी। अच्छा, इसका जो दूसरा पहलू था कि जो ये क्रिटिक आता है कि घराने वाले जो हैं वो सिखाते नहीं हैं या उस पे बात नहीं होती उस तरह से, ऐसा भी है कुछ? क्योंकि आपका ताल्लुक भी घराने से है और आपने तो एक पूरा एक म्यूज़िक एकेडमी आप रन कर रहे हैं। ये एक ऐसा सवाल है जो मौसीकी से शगफ़ रखने वाला हर वो बंदा जो जिसका ताल्लुक घराने से नहीं है, वो ये नुक्ता उठाता है कि घराने वाले जो हैं वो मौसीकी नहीं सिखाते। अब हम जिस दौर में बैठे हुए हैं, इसमें लर्निंग जो है वो आसान भी है और मुश्किल भी है।
आसान इस तरह से कि आप किसी भी उस्ताद को हायर करें, उसको उसकी फ़ी दें और सीखें और मेहनत करें। मुश्किल इस तरह से है कि पहले घरानों में ये होता था कि लोग आते थे और अपने बच्चे को वहाँ पे जैसे हॉस्टल सिस्टम है स्कूल का, उस तरह बच्चों को छोड़ जाते थे। उस्ताद अपनी औलाद की तरह बच्चों को ट्रीट करते थे और वो हर वक्त उनकी लर्निंग होती थी वहाँ पे। तो डेफ़िनेटली जो क्लासिकी मौसीकी है वो एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है। आप 1 महीने, 2 महीने या 6 महीने में या 2 साल में, 1.5 साल में नहीं सीख सकते इसको। कम से कम 6 से 7 साल का जो टाइम है इसकी, वो जो बुनियादी रमूज़ हैं उस पे लगता है। अब हम ये चाह रहे हैं कि इधर हम कोई चीज़ सीखें 1 महीने में और यूट्यूब पे या फ़ेसबुक पे डालें और मशहूर हो जाएँ। तो जैसे ठहराव ख़त्म हो गया है। ठहराव ख़त्म हो गया। जैसे मैंने अर्ज़ किया कि इसके अंदर आपको अपनी डिज़ायर्स जो हैं वो एक साइड पे रखना पड़ेंगी पहले, फिर आप फ़नकार बनेंगे। पहले आपको सुनकार बनना है, सुनना है हर चीज़ को, महसूस करना है, देखना है, फिर उसको अपनी ज़िंदगी में लाना है, फिर उसको प्रैक्टिकली आपने लोगों के सामने लेके जाना है। तो वो जो अपनी प्रेज़ेंटेशन का जो अमल है वो भी साल पे मुश्तमिल होता है और बड़ा टाइम टेकिंग ये प्रोसेस है। अब लोगों के पास वक़्त नहीं है, तो वो सीखना खुद नहीं चाहते, वक़्त उस्ताद को देने के लिए उनके पास खुद नहीं है। लेकिन ये एक अच्छा दिल बहलाने को गालिब ख़्याल अच्छा है कि हम कह दें कि घरानों में मौसीकी सिखाई नहीं जाती। भाई इट्स अ वेरी डिफ़िकल्ट पाथ। आपको बड़े सब्र से इसके ऊपर चलना है। अगर आपके पास सब्र और इस्तिकामत है तो आप क्यों नहीं सीखेंगे? आप ज़रूर सीखेंगे। मौसीकी भी दुनिया के बाकी मज़ामीन की तरह हैं। जैसे आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, आप साल की मेहनत करते हैं। आप अकाउंटेंट बनना चाहते हैं तो आप उसकी हाईएस्ट डिग्री तक जाते हैं। आप कोई और शोबे में आप जाना चाहते हैं तो उसमें भी आपको 15-20 साल देने पड़ते हैं। फिर उसके बाद जाके आप एक स्पेशलाइज्ड पर्सनैलिटी में ख़ुद को डेवलप कर पाते हैं। सो वो जैसे मैंने बताया कि हवा में गिरा बांधने का जो अमल है वो चंद दिनों में या चंद महीनों में कैसे हो सकता है? उसके लिए तो ज़िंदगी का एक हिस्सा चाहिए। बिल्कुल। लेकिन मैं इसमें आई एम वेरी क्यूरियस, और मैं जब चूँकि म्यूज़िशियंस के साथ और ख़ासकर यंग म्यूज़िशियंस के साथ जो मेरा ताल्लुक़ रहा, और उसमें गिला भी जो है वो सुनने में आता है, और दैट इज़ वेरी कॉमन। वो ये है कि आपने कहा कि मिनिमम 8 साल आपको चाहिए होते हैं, 8-10 साल चाहिए होते हैं कि आपने सितार को देखना है, उसका उस्ताद बनना है। जी। और भी किसी भी और इंस्ट्रूमेंट को ले लें तो मिनिमम इतना एक टाइम पीरियड आपको चाहिए होता है। तो जब आपने ज़िंदगी के 10 साल उस साज़ को आपने दिए, और वो भी पूरा वक्फ किया आपने, ठीक है, कि आपने इश्क किया उसके साथ, लेकिन उसके बाद आगे उन्हें उसमें कोई मुस्तकबिल नहीं दिखता, तो वो क्यों देंगे? अब फ़ाइन आर्ट्स को लेके मुस्तकबिल तो मुल्क में ही नहीं है। आपके जो बड़े जो इदारे हैं आर्ट्स पे, उनको शायद नहीं पता था कि सिंध में कौन-सा म्यूज़िशियन कहाँ बैठा हुआ है, लेकिन आपको पता था। आप वहाँ गए, आपने मेहनत की, खोज का रास्ता था और अल्लाह ने आपको कामयाब किया और फिर पूरी दुनिया ने उस आपके काम को सराहा। सो इदारों ने ये काम क्यों नहीं किया? तो अदारे मुस्तकबिल को लेके तो हमारे यहाँ वो म्यूज़िक का अदारे तो मुस्तकबिल नहीं है। इंटरेस्टेड ही नहीं थे। वो तो मुझे याद है कि जिस वक्त हम भी जाते थे तो वो कहते थे कि यार हमारे पास तो कोई कल्चर में फंड ही नहीं है। लोक विरसा कहता है हमारे पास कोई, इस हवाले से कोई हमारे पास कुछ भी डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, कोई डिटेल्स नहीं है, आप खुद ही देखें। तो दैट वाज वेरी डिसअपॉइंटिंग ऑन वन एंड, कि जहाँ पे स्टेट इंस्टीट्यूशंस जो हैं उसमें जो है वो कल्चर कहीं पे प्रायोरिटी है ही नहीं है, जी। जो आर्ट्स जो है वो कहीं पे प्रायोरिटी है ही नहीं है। अगर है भी तो वो उस लिस्ट के बिल्कुल आखिरी हिस्से के अंदर है। और फिर आप उनके साथ क्या डिबेट करेंगे जिस वक्त बात होती है कि मुल्क में आप इकोनॉमिकल सिचुएशन देखें, आप पावर्टी को देखें, आप एक्सट्रीमिज़म को देखें, आप इन्फ्लेशन को देखें, तो ये सारे मसलों के बाद तो वो आर्ट तो वाकई बिल्कुल उन्होंने। लेकिन मेरा यहाँ पे नुक्ता थोड़ा-सा मुख्तलिफ है जवाद भाई। मैं ये कहता हूँ कि ठीक है, पॉवर्टी है, इन्फ्लेशन है, एक्सट्रीमिज़म है। अब इन सब चीज़ों को हम क्योर कैसे करेंगे? इसका जो इलाज है, वो तो फ़ाइन आर्ट्स में ही है। तो इट्स अ गुड थिंग अगर एक्सट्रीमिज़म है, सो आपको एक क्लू मिल गया कि ठीक है, दिस इज़ द टाइम जब हमने कल्चर पे ज़्यादा फ़ोकस करना है। हमने म्यूज़िक ज़्यादा करना है, हमने मुसव्वरी की बात करनी है, ख़ताती पे बात करनी है, हमने रक़्स पे बात करनी है, शायरी को आगे लेके आना है। तो जैसे अभी यंगस्टर्स जो पोइट्स हैं,
शायर हजरात जो हैं, आपने देखा कि इस दौर में बड़ी वो मेहनत से आगे आए। सो आए मतलब मैं सोचता हूँ कि शायद म्यूज़िक को भी इसी तरह एक फ़ेम पाकिस्तान में मिले और बुनियादी सतह पे जो फ़नकार बैठे हुए हैं वो आगे आएँ और वो अपने फ्यूचर को देखें, उसको समझने लगें। लेकिन एक और नुक्ता भी है, मौसीक़ार बनते हुए ये ट्रेनिंग का हिस्सा होता है कि आपने अपने काम को प्रेज़ेंट कैसे करना है। जैसे आपने जब फ़िल्म मेकिंग सीखी होगी, तो आपको सिखाया भी गया होगा ये, नहीं। लेकिन ठीक है, फिर तो नुक्ता ही ख़त्म होगा। आपने उस नुक्ते को नहीं, नहीं, मिटा नहीं, दी। ये देखिए, ये दिस इज़ अनदर, ये बड़ा एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जिस वक़्त हम किसी भी आर्ट फॉर्म में जाते हैं या कोई भी आर्ट प्रैक्टिस को अडॉप्ट करते हैं, तो हमें ये सिखाया नहीं जाता कि उसको प्रेज़ेंट किस तरह से करना है, या ख़ासकर मैं जिस बैकग्राउंड से आ रहा हूँ या जिस तरह मैंने ट्रेडिशनली अपने उस्ताद से सीखा, तो उसमें कभी भी आपको उसकी प्रेजेंटेशन के हवाले से जो है ना, वो कोई ट्रेनिंग उस तरह से दी नहीं जाती। और मुझे लगता है ये इसी चीज़ का फुकदान जो है वो बाकी जो आर्ट फॉर्म्स हैं या म्यूज़िक की हम बात कर रहे हैं, मौसीकी की, उसमें भी है। और हम लोग हमेशा अपने काम को लेके ना, वो कहते हैं कि बड़ा कसरे नफसी से हम काम लेते हैं, हम उसकी ओनरशिप उस तरह से लेते नहीं हैं। और मोस्ट ऑफ द टाइम अगर आप देखें तो आर्टिस्ट जो हैं वो बड़े सेंसिटिव होते हैं, बड़े हसास होते हैं, और उतने ही वो इंट्रोवर्ट होते हैं। ठीक है, तो वो उसको अम, उस तरह से वो फिर वो प्रेज़ेंट करते लेकिन नहीं हैं या ये चीज़ वो तो कर मशरिक़ नहीं में पाते। हर मज़मून को लेके है। हर सब्जेक्ट की जो ये वजह तो हर 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 जगह पे है कि मशरिक़ में जो उस्ताद, उसकी अप्रोच भी थोड़ी डिफरेंट है। आप कोई भी मज़मून सीख रहे हैं तो उस्ताद कभी भी उस तरह खुल के शायद आपको वो शायद ये लर्निंग का हिस्सा हो कि एकदम से शागिर्द के ऊपर जब वो हो जाता है तो वो उस फेज़ से भी निकले और वो ज़रा बहादुर बने। तो ये भी हो सकता है इसमें। लेकिन अभी थोड़ा मुस्तकबिल को लेके पाकिस्तान में म्यूज़िक जो है थोड़ा बेहतरी की तरफ जा रहा है। लेकिन अगर हुकूमती सतह पे इसको सपोर्ट किया जाए और इस चीज़ को समझा जाए कि एक्सट्रीमिज़म, नफ़रत, इन सब चीज़ों को अगर कोई चीज़ रोक सकती है और कोई एक चीज़ जो अमन के ऊपर लोगों को ला सकती है तो वो कल्चर है। और उसका सबसे जो बड़ा हथियार होंगे कल्चर का, वो मौसीकी और शायरी है। तो अगर गवर्नमेंट इन चीज़ों को देखे, इनके ऊपर काम करे, तो मुझे लगता है कि मुस्तकबिल मौसीकी में बहुत अच्छा हो सकता है। चलें, हर हर 5 साल के बाद हमने दुनिया को एक बड़ा नाम दिया है। आई विश कि ऐसा हो कि वो काम करे, लेकिन अभी तो हम जिस सिचुएशन के अंदर हैं तो उसमें तो मुश्किल ही लगता है कि वो कहीं पे भी वो प्रायोरिटी के अंदर नहीं आ रहा। आपने ये बड़ी जो है ना, ये वाला नुक्ता भी अहम है कि आर्ट के अंदर हम कहते हैं क्योर है। जिस तरह मैंने कहा कि यार एक्सट्रीमिज़म है, पॉवर्टी है, इकोनॉमिकल इश्यूज हैं, डिप्रेशन है हमारी सोसाइटी के अंदर इतना ज़्यादा, लेकिन आप कहते हैं कि उसमें पॉवर्टी है। और जनरली भी ये कॉन्सेप्ट है जो कि एक डेवलप्ड नेशंस होती हैं या जो सोसाइटीज़ हैं कि उसके अंदर भी आपको कल्चर, आर्ट के अंदर जो है आपको जो है वो एक फ्रीडम मिलता है। और एक वो आप पीस की बात करते हैं, आप अमन की बात करते हैं, म्यूज़िक की हम बात करते हैं, तो हम कहते हैं कि मौसीकी एक इट्स अ यूनिवर्सल लैंग्वेज। ठीक है, लेकिन दूसरे यहाँ जब हम अपने यहाँ इधर बात करते हैं या मैं पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में बात करता हूँ, तो एक जो दूसरा जो माइंडसेट है वो तो कहता है कि ये अमन, सुकून, मोहब्बत और ये सब कुछ तो मज़हब के अंदर है। हम मज़हब पे तो बात नहीं कर सकते डेफ़िनेटली। आप फ़िल्म मेकिंग पे करेंगे और मैं सितार पे करूँगा। तो लेकिन ये चीज़ें मज़हब समहाउ कल्चर को कनेक्ट करता है ना, हाँ, लेकिन हम देखें ना कि और कल्चर हमने भी मज़हब को कनेक्ट करता है। दोनों एक दूसरे से मरबूत हैं, लेकिन राब्ता वो है इनमें। लेकिन वो जो अभी एक और बात है, जब मैं उस पे अपनी डॉक्यूमेंट्री की भी बात करता हूँ तो मैं कहता हूँ कि यार एक आइडेंटिटी क्राइसिस है। ठीक है, वो क्राइसिस ये है कि जिस तरह अब आपके एंसेस्टर्स हैं या आपका एक पूरा घराना चलता हुआ आ रहा है, ठीक है, आपने उन सारी रूट्स को डिसोन किया और आपने कहा कि यार मेरा तो कल्चर जो है वो तो अरब से आ रहा है या मेरा कल्चर तो मेरे मज़हब से आ रहा है, तो वो एक जो कन्फ्यूजन क्रिएट हो गई, तो उसकी वजह से भी जो हमारी जो यूथ है, इवन मेरी जनरेशन जो है, वो एक अजीब कन्फ्यूजन के अंदर है कि वी डोंट नो कि वेयर वी बिलोंग। लेकिन जब आदमी इसका एक दूसरा पहलू भी तो बनता है।
आपका काम देख के, आपकी वो फ़िल्म्स देख के कितने लोगों के ज़हन जो हैं वो तब्दील भी तो हुए होंगे ना। यू बिलॉन्ग टू पंजाब, मैं भी वहीं से हूँ। तो पंजाब की जो ज़मीन है वो तो फ़नून लतीफ़ा के लिए, मतलब अगर हम पंजाब में म्यूज़िक की बात करें तो एक ढोल के अलावा क्या मिलता है हमें? ढोल हमारा फ़ोक इंस्ट्रूमेंट है। लेकिन क्या पंजाब में पिछले 50 सालों से, 100 सालों से कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट ऊपर आया कि जिसने एक रीजनल अप्रोच बनाई हो? नहीं, कोई नहीं, कुछ बस वो चिमटा थोड़ी सी बात होगी या कोई, लेकिन कोई उस तरह से कोई नहीं आया कि जिसने चिमटा के साथ दूसरा आपने कौन सा इंटरनेशनली इंस्ट्रूमेंट कहा? इंटरनेशनली जो है वो, मतलब कोई भी कोई इस तरह का जो है वो इंस्ट्रूमेंट नहीं है। कुछ इंस्ट्रूमेंट है जो कि इंडिविजुअली कुछ लोगों ने उनके ऊपर काम किया, और मतलब वो उनको एक तरह से वो इनोवेशन ही थी, लेकिन वैसे कोई नहीं दिखने में आया। अच्छा, अब मेरा ये सवाल, मतलब आपसे, आप बड़ी अच्छी डिस्कशन चल रही है। मैं ज़िंदगी के चंद इंटरव्यूज़ में से ये शायद एक होगा कि सवाल करने वाले जो हैं वो साहिब ज़ौक़ हैं। तो मुझे ये बताएं कि जब हम ऐसी सूरत हाल में हैं तो आप क्या समझते हैं कि इसके ऊपर जो प्रोफेशनल्स हैं, जो म्यूजिशियंस हैं, आर्टिस्ट हैं, वो काम करेंगे, या जो अ, आप आपकी जो आवाम है वो इसके ऊपर काम करेगी, उनके अंदर ये सेंस बनेगी कि नहीं, वी हैव टू सपोर्ट आर्टिस्ट? तो ये मामला हल कैसे होगा? क्योंकि आई वाज इन रशिया और मेरे एक दोस्त ने कहा था कि कौमें फ़नकार बनाती हैं। तो उस वक़्त शायद ज़हन जो है वो अभी सीख रहा था मैं। तो मैंने उनसे ये कहा कि नहीं, फ़नकार कौमें बनाते हैं। लेकिन फिर मुझे बड़े अरसे के बाद ये चीज़ मैंने इसको रियलाइज़ किया कि अगर आपकी अपने मुआशरे में आपको सपोर्ट नहीं मिल रही ना, आपकी बात को समझा नहीं जा रहा, तो वाक़ई कौमें ही बनाती हैं फ़नकार को। मतलब वो जो एक एनवायरनमेंट, एक प्लेटफ़ॉर्म जो क्रिएट करेंगे ना आप मुआशरे में, जो बर्दाश्त कायम करेंगे आप कि यार यहाँ पे म्यूज़िक भी होना चाहिए, यहाँ पे ख़त्ताती भी होनी चाहिए, स्कल्पचर भी होना चाहिए, शायरी भी खुल के आनी चाहिए। तो ये आप और मैं तो नहीं डेवलप करेंगे इस प्लेटफ़ॉर्म को, इसको तो आम बंदा करेगा। ये तो प्लेटफ़ॉर्म तब कायम होगा जब इसकी डिमांड बढ़ेगी। तो मैं इसमें बड़ा कन्फ्यूज़ हो जाता हूँ, मुझे समझ नहीं आती कि ये रोल आर्टिस्ट का है या ये रोल जो है आम बंदे का है। अच्छा देखें, बेसिकली टू बी ऑनेस्ट, जिस तरह हम आर्टिस्ट की बात करते हैं, आप एक अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी के अंदर, मेरा ख्याल है कि उससे बढ़कर काम कर रहे हैं। जिस तरह आप पूरा एक म्यूज़िक इंस्टीट्यूट जो है उसको जो है वो चला रहे हैं, आप इतने आगे स्टूडेंट्स को आगे तालीम दे रहे हैं, और आई मीन के, लेकिन अगेन अगर उसको बड़े स्केल पे करना है तो इट कम बैक टू द स्टेट। आपकी जो है वो स्टेट के ऊपर आता है। आपकी जो है बेसिकली जो डिसीजन मेकर्स हैं या जो लोग जो पावर होल्ड करते हैं उनके ऊपर आता है कि वो इस तरह के डिसीजंस लें और इसके ऊपर जो है वो काम करें। हम लोग अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी में तो करते रहेंगे। ठीक है, मैंने 5 साल पहले फ़िल्म बनाई है तो 5 साल के अंदर कोई बहुत बड़ा कोई चेंज नहीं आया। हम आज भी बैठ के यही बात कर रहे हैं कि यार ये साज ख़त्म हो गया। पिछले दिनों जो है मेरी एक और इंस्ट्रूमेंटलिस्ट हैं, अली रज़ा, शायद आप जी। जानते हो। ठीक है, तो वो बेसिकली उनसे भी जब वो बात हुई, एंड ही इज़ द ओनली, वो सरोद को लेके जो है वो बजा रहे हैं, तो कोई और म्यूजिशियन नहीं है। तो फिर मुझे इस बात का एहसास होता है कि यार हम फिर 5 साल पहले ये काम किया, ठीक है, तो उसके बाद भी देयर इज़ नो वन, मतलब कोई बड़ा चेंज उस तरह से नहीं आ रहा। और वो चेंज उस वक्त तक नहीं आएगा जब तक हमारे जो पॉलिसी मेकर्स हैं, हमारे डिसीजन मेकर्स हैं, हमारी जो स्टेट इंस्टीट्यूट्स हैं, वो इसके ऊपर जो है वो स्टेप नहीं लेती या इसके ऊपर काम नहीं करती। लेकिन खैर, ये डिस्कशन तो मेरा ख्याल है कि ये हम गिले ज़्यादा हो जाएंगे हाँ। और उस तरफ हम जो है वो चल पड़ेंगे। अच्छा, मुझे ये बताएं कि मैंने कुछ परफॉर्मेंसेस आपकी देखी, मेरी खुशकिस्मती है, या और मैं इस हवाले से मुझे लगता है मैं इस हवाले से भी खुशकिस्मत हूँ कि मेरे हल्काए ज़ोक में कुछ ऐसे लोग हैं कि जिनको मैं लाइव सुन सकता बड़ी हूँ, मेहरबानी। और उनके फ़न को, उनके मौसीकी को जो है उसका मैं लुत्फ़ ले सकता हूँ। अभी पिछले दिनों बल्कि आपके उधर रंग स्कूल पे जो है महफ़िल थी, और उस्ताद शफ़क़त साहब, और क्या खूबसूरत, मतलब मैं अभी तक उसके जो है ना वो सहर में हूँ वाह! कि वो क्या कैफ़ियत थी, और आप ख़ुद भी उसका लुत्फ़ ले रहे थे।
तो मैंने आपको भी देखा है कि बाज़ औक़ात जिस वक़्त आप अपनी परफ़ॉर्मेंस के अंदर हैं, उस लम्हे के अंदर हैं, तो आप कहीं खो जाते हैं। तो वो क्या होता है? वो कैसे होता है? अ, शायरी में एक कॉमन एक लफ्ज़ हम सुनते हैं, आमद। तो सेम गोज़ विद म्यूज़िकोलॉजी, और आपकी सब्जेक्ट में भी होगा ये, और बाकी जो फ़नून लतीफ़ा उनमें भी आमद का बड़ा अमल दखल होता है। सो मैं चूँकि क्लासिकल म्यूज़िशियन हूँ, सो जब आप अपना साज़ बजाना शुरू करते हैं, आप एक राग अनाउंस करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने कहा कि अच्छा ठीक है, मैं राग शीरी बजाऊँगा, तो मैं उस कैफ़ियत को अपने ज़हन में स्केच कर रहा हूँ, बना रहा हूँ, और फिर वो जो उसका प्लेइंग स्टाइल है, उससे मैं अपने सुनने वालों को भी वो एक इमेजिनेशन में लेके जा रहा हूँ। तो राग तब बजता है कि जब आपने राग बजाया और सामने जो बैठा बंदा है, जो सामने सुन रहा है आपको, आपका जो सामई है, वो उस कैफ़ियत में गया और उसने वो एक स्केच ड्रॉ किया अपनी सोच में कि अच्छा ये जो म्यूज़िक बज रहा है ना, ये इस कैफ़ियत पे है। सो जितने भी आपके क्लासिकल म्यूज़िक के इंस्ट्रूमेंट्स हैं, या क्लासिकल म्यूज़िक का जो जॉनरा है, इसमें कैफ़ियत का बड़ा इन्हिसार होता है परफ़ॉर्मेंस पे। परफ़ॉर्मेंस का उस पे बड़ा इन्हिसार होता है, उस कैफ़ियत पे। तो नहीं, तो आप उस कैफ़ियत में किस तरह खो जाते हैं? अ, अब इसको एक्सप्लेन करना थोड़ा मुश्किल है। अगर आप सितार बजा रहे हैं, तो अगेन मैं उस बात को रिपीट करूँगा कि आपको राग के वो जो सुर हैं, अब मैं आपको दिखा तो नहीं सकता, क्योंकि बात हम आवाज़ के ऊपर कर रहे हैं। मैं जो आपको पैगाम दे रहा हूँ, वो सारा आवाज़ के ऊपर दे रहा हूँ। तो सबसे पहले तो मैं उसको खुद फ़ील करूँगा, क्योंकि एक अनदेखी सिचुएशन में हम बैठे हुए हैं। मैं जो सितार पे राग बजा रहा हूँ, उसको कोई देख तो नहीं सकता। हम सुन सकते हैं, हमारा ज़हन उसको रिस्पॉन्ड कर रहा है। हाँ, यहाँ पे उदास म्यूज़िक हो गया, ये खुशी का तासुर हो गया। अच्छा, यहाँ पे ये राग ऐसे लग रहा है जैसे फूल खिल उठे। अच्छा, यहाँ पे ऐसे लग रहा है जैसे बारिश हो रही है। तो बल्कि इसी में आगे मैं अपनी बात को बढ़ाऊँगा कि हमारी जो क्लासिकी मौसीकी है, वो 100% सिचुएशंस, कैफ़ियत का नाम है। फॉर एग्ज़ाम्पल, बारिश हो रही है, राग मियाँ की मल्हार। वाह! बादल आ रहे हैं, राग मेघ। मेघ, हर तरफ फूल खिले हुए हैं, अमीर खुसरो की रागनी आ गई, बहार। बहार, राग बसंत। बसंत, शाम का वक्त है और एक खुशी का तासुर है, राग एमन। ठीक, आप सुबह में बैठे हैं इबादत के तासुर में, राग भैरों। ठीक ठीक, आप अमन की बात कर रहे हैं, और अब एक मेडिटेशन का लफ्ज़ जो अब बहुत राइज है, आप सॉरी, अब मेडिटेशन की कैफियत में है, तो राग भैरवी, जो महात्मा बुद्ध ने सुना, गौतम ने सुना। तो मुझे ये लगता है कि कैफियत से हटके हमारा म्यूज़िक है ही नहीं। तो इस बात की बिना पे कोई भी साजिंदा या मौसीकार जब राग अलापने लगता है, राग बजाया नहीं जाता, अलापा जाता है, तो जब राग अलापने लगता है तो वो उस कैफियत में चला जाता है, और समहाउ उसको वो सीन्स, वो सीनरीज जो है वो नज़र आना शुरू हो जाती हैं। और अगर वो अपने फ़न में सच्चा है और अपने साज से उसको, अपनी मौसीकी से उसको इश्क है, तो वो जो सामने बैठे लोग हैं, फिर वो भी उसे इनहेल करने लगते हैं, महसूस करने लगते हैं, और वो सहर तारी होता है, और उनको वो एक पेंटिंग नज़र आना शुरू हो जाती है कि अच्छा ये राग जो है ये इस कैफियत पे बज रहा है, इस कैफियत पे इसको गाया जा रहा है। वाह, 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 वाह! क्या बात है, क्या बात है! तो बेसिकली क्योंकि ये मुख्तलिफ़ राग जो हैं, ये मुख्तलिफ़ जो है वो कैफ़ियत के अंदर या जी, उनके लिए जो है जी। वो बने गए हैं। अच्छा, हमारी मौसीकी के अंदर एक और बड़ा एक एलिमेंट ये भी आता है कि ये शायद उस तरह से ये राग लिखे नहीं गए। राग बिल्कुल लिखे गए, लेकिन किसी ने पढ़े नहीं, राग लिखे गए। हज़रत तानसेन जो थे वो पहले मौसीकार थे जिन्होंने म्यूज़िक को बाकायदा लिखना बताया कि म्यूज़िक को लिखना कैसे है। सो जैसे वेस्ट में स्टाफ नोटेशन है, ऐसे रागों को उनके यहाँ मेजर, माइनर और ये सारी चीज़ें लिखी जाती हैं स्केल जो है स्टाफ नोटेशन में। हमारे यहाँ कोमल और तीवर सुर हैं, उनको लिखने का एक बाकायदा तरीका है, जो राइज रहा है और अभी भी राइज है। जिनका मौसीकी से शगफ़ है, रागों से जिनका शगफ़ है, वो उसको लिखना जानते हैं और पढ़ना जानते हैं। लेकिन चूँकि वही आप वाली बात कि इस तरफ लोगों ने तवज्जो नहीं दी, तो वो कभी अयाँ नहीं हो उसका ये पहलू म्यूज़िक का, मौसीकी का आम लोगों पे। फिर एक और बात इसमें मैं ये बड़ा इम्पोर्टेंट एक रोल रहा
लोगों की तरफ से कि जिन्होंने म्यूज़िक पे लिखा वो खुद प्रोफेशनल म्यूजिशियन नहीं थे। बहुत कम ऐसे लोग थे कि जो प्रोफेशनल म्यूजिशियन है और उन्होंने लिखा। अब होना क्या चाहिए था कि कोई किताब होती जो सलामत अली खान साहब ने लिखी है, खान साहब मेहदी हसन खान साहब ने लिखी है, बड़े खान साहब ने लिखी है, वो बड़े गुलाम अली खान साहब की लिखी, तो वो एक ऑथेंटिसिटी बन जाती है। लेकिन चूंकि फ़नकार अपनी ज़िंदगी में बड़े वो जब फ़नकार मशहूर हो तो उसका नाम होता है तो वो एक बिजी स्केड्यूल उसका हो जाता है, तो लिखने पढ़ने के लिए ज़रा आपको बड़ा आरामदेह माहौल चाहिए। तो ये एक कमी रही कि बड़े लोगों की तरफ से कोई किताब नहीं मौसीकी पे आ सकी। जिन्होंने मौसीकी पे किताब लिखी वो लोग थे जो चंद माह या चंद साल असातिज़ा की खिदमत में रहे और उन्होंने जो सुना उसको कलमबंद कर लिया। लेकिन वो चीज़ कभी भी प्रोफेशनल इसलिए नहीं हो सकती थी, जैसे मैं मौसीकी से रिलेटेड हूँ, मैं मौसीकी से मुंसलिक हूँ और मैं कहूँ अच्छा मुझे जवाद शरीफ साहब के लिए फ़िल्म मेकिंग पे किताब लिखनी है, तो मैं कैसे लिख सकता हूँ? या आप कहेंगे ठीक है मुझे सिंधी जो सरज़मीन है इससे मुंसलिक जो राग हैं उनके ऊपर एक गुफ्तगू कलमबंद करनी, तो आप नहीं लिख सकेंगे। तो इसलिए कभी ये ध्यान ही नहीं गया लोगों का कि राग लिखे भी जाते हैं और रागों को लिखने का एक बाकायदा तरीका है। तो हमारे यहाँ हमारे घराने में और जो बाकी जो घराने हैं उनमें बाकायदा जब मौसीकी सिखाई जाती है तो लिखने पढ़ने का तरीका वो बताया जाता है। सो येस देयर इज़ अ स्पेसिफिक वे टू रीड एंड राइट द साउथ एशियन म्यूज़िक। सो अगर अभी कोई सितार सीखने आता है आपके पास तो वो पहले उसकी थ्योरी यस जो है वो जी यानी कि वो पहले वो सीखेगा जी उससे। बिल्कुल। अच्छा चलेगा। एक और तासुर भी सामने आया ना कि जो म्यूजिशियंस ने पिछले सालों में जो काम किया तो उसमें उन्होंने सरोद सिखाया तो वो भी सी और सी शार्प की ज़ुबान में सिखाया। तो हमारे यहाँ जो कीज़ इंस्ट्रूमेंट है ये तो बहुत बाद में आए, ये तो जब अंग्रेज़ आए तो लोग कहते हैं जाते हुए चाय छोड़ गए, तो मैंने कहा अंग्रेज़ आए तो वो जाते हुए चाय और साथ में बाजा भी छोड़ गए। सो हमारे यहाँ गायकी के लिए जो इंस्ट्रूमेंट्स थे वो सुरमंडल था, तार का साज, तानपुरा था, उस पे गाया जाता था। कीज़ जो है वो साउथ एशियन म्यूज़िक का हिस्सा नहीं है, इंडियन म्यूज़िकोलॉजी का वो हिस्सा नहीं थे। तो वो जब गोरे साहब आए तो वो जाते हुए छोड़ गए। फिर वो उसका तासुर ये हुआ कि अडॉप्ट करने में तो हम लोग सबसे आगे हैं ना, इजाद करने में पीछे हैं। तो बाजा फिर हारमोनियम फिर कवाली में भी गया, गज़ल में भी गया, हर जगह राग में भी गया। इवन मुझे ये चीज़ फेस करनी पड़ती है कि आई एम प्लेइंग सितार और कोई कहता है अच्छा साथ में बाजा छेड़ूं। अब तार का देखें, ज़र्ब का और हवा का कोई रिश्ता नहीं है। जो कीज़ इंस्ट्रूमेंट हैं उनका जो तार के साज उनके साथ कोई ताल्लुक़ नहीं बन सकता। अब आप साउंड को समझते हैं, आपकी फील्ड है, आप कभी एक्सपेरिमेंट करके देखें, सितार और हारमोनियम या सितार और कीबोर्ड दोनों इकट्ठे बज रहे हैं, क्या तासुर आएगा? तार के अंदर मैं इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करना उसकी जो चाहूँगा। नज़ाकत है। हाँ। अब की इंस्ट्रूमेंट में आप एक सुर से दूसरे सुर पे जाते हैं तो इट्स अ स्ट्रेट म्यूजिकोलॉजी। आप सा पे हैं और अगला सुर रे है, फिर अगला सुर गा है, फिर अगला सुर मा है, फिर पा है। सो आप की प्रेस कर रहे हैं और आप एक सुर से दूसरे सुर पे जा रहे हैं। बट व्हेन यू आर प्लेइंग सितार, सरोद, सारंगी, तो आप एक सुर पे खड़े होते हैं और आप मींड लेते हैं, जो कि बहुत सॉफ्ट और बड़ा टेक्निकल स्टाइल है तार के साज़ों का। अब आप सा से जब रे पे जा रहे हैं तो सुर के साथ जो बेसुर मकाम है आप उनको छेड़ते हुए, छूते हुए जा रहे हैं, बट जो आप फाइनल तासुर दे रहे हैं सुनने में वो बिल्कुल एग्जैक्ट आ रहा है। यानी आप एक ठीक मकाम से गलती करते हुए अगले ठीक मकाम पे जा रहे हैं, लेकिन वो गलती सुनाई में नहीं आ रही, वो ट्रांजिशन में जो है वो नहीं आ रहा, बट यू आर डूइंग। सो ये कितना तकनीकी नुक्ता है। सो हारमोनियम में वो नहीं है। जैसे अगर आप राग दरबारी अलाप रहे हैं तो दरबारी में दहिवत और गंधार जो है इनको हम इंदोल करते हैं, मतलब सारे ग, हारमोनियम यूं है बट सारे ग, ठीक, ग ग ग ब ब द द द। अब कीज में ये द द द ये अंग नहीं है, तार में ये है। तो ये जो चीज़ें हैं ये हमारी जो म्यूजिकोलॉजी उसको मज़ीद स्ट्रॉन्ग बनाती हैं और फिर दुनिया जहान का म्यूज़िक जो है वो एक मुतफ़िक़ा फ़ैसला देता है कि नहीं यार, साउथ एशिया का जो म्यूज़िक है, जो इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश का जो म्यूज़िक है
दिस इज समथिंग वेरी स्पेशल इन इट इज म्यूजिकोलॉजी। इट इज लेकिन वो उसको समझने वाली जो है वो बात है। अच्छा, अब इसमें हमने चूंकि बात की कीबोर्ड की, हमने बात की जो है वो जो जो इंस्ट्रूमेंट्स या जो गोरे साहब जो ले आए, और तो क्या फ़र्क पड़ा इससे? क्योंकि मैं अभी जब मैं देखता हूँ ना, चूँकि हम फ़िल्म्स बना रहे हैं, हम डॉक्यूमेंट्रीज़ बना रहे हैं, तो हमने म्यूज़िक स्कोर करना है, ठीक है? या जब हम स्कोर करवाते हैं, तो उसमें तो जो कंपोज़र है या जो प्रोड्यूसर है, उसके पास तो कीबोर्ड के अंदर जो है वो सितार भी है, सारंगी भी है। आप उससे किसी राग में कुछ भी वो कीबोर्ड में उधर वो डिजिटली उसको रिकॉर्ड करेगा, तो वो आपके पास आ जाएगा। ठीक है, तो मुझे समटाइम्स होता है कि यार ये वो फ़ील, वो लुत्फ़ वो आ नहीं रहा। लेकिन दिस इज़ वेरी कॉमन। वो जो लफ्ज़ है ना, सोज और तासीर, वो ख़त्म हो जाती है उससे, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन हमें एक इसमें एज देना पड़ेगा, वो ये कि अगर हम वक्त के साथ नहीं चलेंगे, तो जैसे अभी रिसेंटली मैंने स्विट्ज़रलैंड के म्यूजिशियंस के साथ एक फ्यूजन किया। मैंने सैक्सोफोन और गिटार, जैज़ गिटार के साथ सितार को फ्यूज़ किया। अच्छा, ड्यूरिंग दिस फ्यूजन परफॉर्मेंस मुझे कई बार ये एहसास हुआ कि सितार जो है ये ज़्यादती कर रहा हूँ मैं। मतलब सितार, सारंगी, सरोद, बांसुरी, संतूर, ये वो साज़ हैं कि जिनके लिए पिन ड्रॉप साइलेंस चाहिए। अगेन वो जो उनके साज़ों के जो अंदाज़ के जो तासुरात हैं, वो हम मिस कर जाएँगे अगर वहाँ पे कोई और आवाज़ होगी। लेकिन वक्त की सितम ज़रीफ़ी कहें, रोज़ी रोटी के बहाने कहें, वक्त की मजबूरी हालात कहें कि आपको सितार को अगर आप ये रुख नहीं देंगे ऐ तो मोहब्बत तेरे अंजाम पे रोना रोना आया। आया। सो मैं दुआ करता हूँ कि ये अंजाम ना हो, ये सफ़र चलता रहे। तो अगर हम फ्यूजन की तरफ नहीं जाएंगे, मैं अपने किसी गिटारिस्ट दोस्त को कहूँ कि भाई 1 मिनट रुको, मुझे सितार को ज़रा बजाने दो, मैं तुम्हारे साथ मिल के नहीं बजाना चाहता। तो वो 2 तरह से इसको सोचेगा। वो कहेगा अच्छा, या तो ये मेरे साथ बजाना नहीं चाहता, ये पॉप म्यूज़िक से इसको नफ़रत है, या वो समझेगा कि अच्छा ये अपने आप को बड़ा बालातर समझता है। तो वो दोनों ही तरीकों में अब आप मजबूर हो जाते हैं। अच्छा, कुछ उस्ताद-सा हैं जिन्होंने रेज़िस्ट किया है। जैसे उस्ताद सफज़ल खान हैं, बेंजो प्लेयर हैं, तो वो हमेशा वो कहते हैं मैं सोलो करूँगा परफ़ॉर्मेंस। हाँ, लेकिन मेरा ये इस पे मानना है कि यस, सोलो परफॉर्मेंस इज़ द बेस्ट फॉर योर इंस्ट्रूमेंट, लेकिन आगे भी तो इस सफ़र को लेके चलना है। मिलजुल के काम करेंगे, शायद 5 साल ज़िंदगी बढ़ा दें हम सास की। समहाउ एक मैसेज तो जाए ना। अभी तो लोगों को ये भी नहीं पता कि बेंजो हमारे मुल्क में है या नहीं है। आपकी मूवी थी शायद वो सरोज पे, जो आपने डॉक्यूमेंट्री थी, तो वो शायद एक शख्स रह गए वो सरोज बजाने वाले। उस्ताद सच्चू खान नहीं जी, हाँ, कुछ और भी हैं, प्लेयर्स हैं बलूचिस्तान में फिर। लेकिन फिर वो बात है जो क्लासिकली उस इंस्ट्रूमेंट को जो है बजा रहे हैं और इस स्केल तक, इस लेवल तक उसको लेके गए हैं। अब इस सदी में सबसे बड़ा जो नाम गुजरा वो थे पंडित रविशंकर। अगर वो रागदारी के मामलात में खुद को रिजर्व कर लेते, तो क्या कभी सितार वेस्ट में मशहूर हो सकता था? अब हर दूसरा बंदा जो म्यूज़िक से रिलेटेड है, वो मेडिटेशन सितार से ले रहा है या सितार खुद बजा रहा है। यूएस में, यूरोप में सितार इस वक्त बड़ा पॉपुलर है, तो उन्होंने उसको आसानी दी। उसमें उन्होंने कहा अच्छा ठीक है यार, तुम अच्छा, ये क्या वजह है कि वेस्ट के अंदर जो है ये इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं वो उतने ही पॉपुलर हैं, और जब हम ईस्ट में या साउथ ईस्ट में आते हैं तो यहाँ पे जो है वो हम कहते हैं जी मादूम होते जा रहे हैं। एक तो एडॉप्शन जो है वो है कि हमारे यहाँ दूसरों के फैशन को अडॉप्ट करने का बड़ा फैशन है, और बात सुनी ही नहीं जाती यहाँ पे, तो सुनना ही छोड़ दिया हम लोगों ने। किसी को क्या ज़रूरत है इस वक्त में कि वो आधा घंटा बैठ के सरोद सुनेगा? लोगों की प्रायोरिटीज़ जो हैं वो अपने बुनियादी जो सकाफ़ती साज़ हैं उनसे हट गई है। आपको अब वेडिंग इवेंट्स में आपको पॉप म्यूज़िक मिलेगा। रिसेंटली जो एक कव्वाली का जो फैशन बना,
कवाली भी कीबोर्ड पे और ड्रम्स पे चली गई। मजबूरी कह लें, वक्त के साथ चलना कह लीजिए इसको। मैं किसी को क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा, मैं सिर्फ म्यूज़िक के ऊपर बात कर रहा हूँ। कवाली जो है वो चेंज हो गई साज़ों के लिए। अब मुझे जो अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं वो यही मिल रही हैं। अच्छा यार, एक गिटारिस्ट है, उसके साथ सितार बजाना है, एक ड्रमर आ रहा है पाकिस्तान में, उसके साथ आप सितार फ्यूजन कर सकते हैं। अगर आप रेजिस्ट करते हैं तो आप आगे नहीं बढ़ सकते। फिर मुझे बड़ा टेक्निकली वो जो म्यूजिशियन आता है उसको समझाना पड़ता है। लिटरली कई बार तो ऐसे लगता है कि जैसे आपने पाँव पकड़ने के करीब आ गए अगले के, कि भाई ये अमीर खुसरो का साज़ है, इस पे हम राग बजाते हैं और ये बड़ा आरामदेह पुरसकून इसमें रागदारी वाला मामला है, सो लेट्स प्ले सॉफ्टली। तो लेकिन अगर मैं वो उस अपॉर्चुनिटी को छोड़ता हूँ, उस तरफ नहीं जाता, तो मैं अपने साज को पोर्ट्रे करने का एक चांस भी तो खो देता हूँ। हाँ, वो तो स्किप हो गया ना जी। और कितनी ऑडियंस होगी। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जो इदारे हैं उनको ये उनका काम बनता है कि समहाउ वो 2 महीने 3 महीने 6 महीने के बाद एक डॉक्यूमेंट्री ऐसी फ्लोट करें मार्केट में कि जो अपने क्लासिकल इंस्ट्रूमेंट्स पे हो, जो अपने सकाफ़ती विरसे पे हो, ताकि जो जनरेशन है हमारी वो जान सके अच्छा यार सितार जो है वो गिटार से कई गुना आगे है। लेकिन उसको सीखना मुश्किल है, उसको सुनना मुश्किल है। एंड आई एम गिविंग यू माई वर्ड्स कि अगर हम अपनी जनरेशन को इन इंस्ट्रूमेंट्स की तरफ लाएंगे, एक्सट्रीमिज़म कहाँ रहेगी, तो दूर दूर तक नज़र भी नहीं आएगी। तासुब, नफ़रत, ये सब चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। क्योंकि जब आप सुनने लगते हैं ना तो ऑटोमेटिकली आपके अंदर सकत आ जाती है, आप में सब्र आ जाता है, आप में अगले की बात को हज़म करना आ जाता है। तो मौसीकी में ये भी पहला मरहला है कि जब आप सितार, सरोद, सारंगी, गायकी इस तरफ जाते हैं तो उस्ताद आपको पहला जो सबक देते हैं वो ये देते हैं कि सुनो, बैठो। और सूफीज़म में, तसव्वुफ़ में भी ये सिखाया जाता है कि पहले आप सुनना सीखें। जब आप सुन नहीं सकते तो आप बोलेंगे क्या? तो वो सुनने के जो आदाब हैं या वो सामे भी अब उस तरह से नहीं रहे, क्योंकि जिस तरह अभी ये महफिल मैंने अटेंड की और ख़ान साहब जो शफ़क़त साहब थे वो बार बार गिला करते रहे कि यार गुफ्तगू ना करें, आप सुन लें। वो अपना उसको ट्रैक को छोड़ के, जो कि वो उस कैफियत से निकल जाते थे, अपने फ़ोन ऑफ कर दें। तो ये सारा ये किस तरह से आएगा? ये चीज़ें पेरेंटहुड से आती हैं। ये सब आदाब तो ख़त्म हो गया। ये चीज़ें पेरेंटिंग में मिलती थी कि बाप या माँ कहते थे कि बेटा जब शायरी हो रही होती है तो उसमें दाद देनी होती है मिसरे पे और उसको गौर से सुनना होता है, मिसरा सुनने के बाद दाद देनी है। या माँ बाप बताया करते थे कि अच्छा अगर सितार बज रहा है तो उसको सुनना कैसे है, मौसीकी को कैसे सुनना है। एक छोटा सा नुक्ता है कि अगर माँ बाप बच्चों के साथ ट्रैवल कर रहे हैं, वो 10 मिनट के लिए क्लासिकल म्यूज़िक का ट्रैक लगाते हैं, बच्चों को बताएं कि ये उस्ताद रईस खां हैं, ये उस्ताद कबीर खां हैं, ये रविशंकर थे, ये फरीदा खानम जी की गज़ल है। आप 2 घंटे जो राइज म्यूज़िक है बच्चों को दें, इस्लामाबाद से लाहौर जाते हुए 3 घंटे में 5 मिनट के क्लासिकल म्यूज़िक भी सुना दें। मेरे पास एक मामला ऐसा आया, मेरे एक स्टूडेंट हैं और वो बच्ची अब तो बड़ी अच्छी सितार बजा रही है। तो उसकी माँ ने उसे सितार सुनाया, तो उसने अम्मा से सवाल किया, अम्मा ये कौन सा साज़ है? उन्होंने कहा बेटा ये सितार है, आपको नहीं पता इस साज़ का। तो उसने कहा ये बड़ा पुरस्कून साज़ है। तो उसकी जो अम्मा थे उनको एक वो एक कैफियत उसको मिली कि अच्छा क्या मेरी बेटी सितार सीख सकती है। फिर वो उस बच्ची को मेरे पास लेके आई, मैंने उसे सुनाया। जब उसने पहली बार सामने बैठ के सितार सुना तो उसके तासुरात उस इंस्ट्रूमेंट के बारे में थे कि वाह ये तो बड़ा खूबसूरत साज़ है। हमारे बच्चों ने म्यूज़िक, क्लासिकी, मौसीकी, साज़ सुने ही कब हैं? इंट्रोड्यूस ही नहीं हुए वो। क्या हमारे जो मीडिया चैनल्स हैं उनके ऊपर कोई दिन में एक बार एक स्लॉट आती है 5 मिनट की जिसके ऊपर वो क्लासिकी चीज़ों के ऊपर बात करते हों? या कभी कभी कोई इक्का दुक्का, लेकिन जनरली तो बिल्कुल ना नहीं, होने के ना होने के बराबर है। कोई वो स्क्रीन टाइम मिलता ही नहीं है अब उस तरह से। जी।
पाकिस्तान टेलीविज़न शायद कोई इक्का-दुक्का प्रोग्राम करता है, जी। लेकिन उसे देखता नहीं है कोई। अच्छा, इसमें एक बात आपने की, मैं उस पे आना चाह रहा था कि जब मैंने कहा कि वो जो कैफ़ियत होती है तख्लीक की, क्रिएटिविटी की, या जिस वक़्त आप कोई धुन बना रहे हैं या कोई साज़ जो है जिसमें आपने कहा कि आप खो जाते हैं, उसके लिए बड़ा ज़रूरी है कि वो सच्चाई भी आपके अंदर हो। तो वो सच्चाई किस तरह से आती है? वो सच्चाई रियाज़त से आती है। जब आप एक एक सुर को अपना वक्त देते हैं, अपनी ज़िंदगी देते हैं, एक्सप्लोर करते हैं, ऑप्शंस को एक्सप्लोर करते हैं कि इस सुर से अगले सुर का जो फासला, जो रास्ता है, इसको मैं यूं भी तय कर सकता हूँ, इसको मैं यूं भी तय कर सकता हूँ, इसकी ये ऑप्शन भी हो सकती है। आप अपना आप देते हैं तो फिर साज जो है ना, वो एक वक्त आता है कि आपके हाथ में आके खुलता है। इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस। वो जो परफेक्शन आती है ना, वो जो कामलियत आती है आपके हाथों में साज पे, वो डेफिनेटली वो वक्त देने से आती है। साज आपको कबूल करता है, आप साज को कबूल करते हैं, और फिर वो आमद का एक वक्त आता है ज़िंदगी में। धुनें बनती हैं, आप कई धुनें बनाते हैं, लेकिन कोई एक धुन होती है कि जो आपकी आपकी रूह उसको तख्लीक करती है। मशहूर वही धुन होती है, तख्लीक सबसे खूबसूरत वही मानी जाती है। आपके बाद अगर कोई काम याद किया जाएगा तो वो वही होगा जिसके अंदर आपकी रूह इन्वॉल्व होगी। वैसे भी मौसीकी तो है भी रूह की ग़िज़ा ना, जिस्म की ग़िज़ा तो नहीं है। तो आजकल हमने वो उसको उछल के जिस्म की ग़िज़ा, बल्कि जिस्म में ग़िज़ा को हज़म करने का वो उसको मशगला बना लिया है। लेकिन बेसिकली मौसीकी थी तो रूह की ग़िज़ा। तो आप उसमें अपना आप इन्वेस्ट करते हैं, उस राग तो पे, उस आपको मेल लगता है पे। कि अभी मौसीकी से रूह निकल गई है? मैं ये नहीं कहता, मैं तो भी मौसीकी के रास्ते का तालिब इल्म हूँ। कई असातिज़ा हैं, कई लोग हैं जो काम कर रहे हैं, सो मेहनत कर रहे हैं। लेकिन वो रूहानियत उस तरह से दिखती नहीं है। हमारा शायद रूहानियत से या स्पिरिचुअलिटी से वो ताल्लुक भी नहीं रहा। अच्छा, अब इसमें जब रूहानियत की हम बात करेंगे, नॉट रूहानियत की, स्पिरिचुअलिज़म की तरफ जाएंगे, स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाएंगे, तो एक बड़ी खूबसूरत बात है कि जो भी सूफ़ी मौसीकार गुज़रे, वो यकीनन किसी सूफ़ी दरवेश के ट्रेंड थे। जैसे हज़रत अमीर खुसरो की बात करें तो उनकी सारी ट्रेनिंग से वो हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया ने औलिया फरमाई। से बिल्कुल। अगर हम हज़रत तानसेन की बात करें तो हज़रत गौस गवालियारी ने उनकी ट्रेनिंग्स की। अगर आप शायरी में हज़रत बाबा बुल्ले शाह की बात करते हैं तो उनकी सारी तरबियत जो है वो शाह इनायत के हाथों में हुई। तो यहाँ पे अब दो असातिज़ा का रोल, किरदार आ जाता है ज़िंदगी में। एक वो है जो आपको मौसीकी सिखा रहे हैं, एक वो है जो आपको इसका वो जो एक स्पिरिचुअल इसकी जो साइड है मौसीकी की, वो दिखा रहे हैं। तो बाज़ औक़ात ये होता है कि आप मौसीकार तो बहुत बड़े हैं, लेकिन आप कनेक्ट नहीं कर पा रहे अपनी रूह से, सो आपका म्यूज़िक गिर गया, ख़त्म हो गया। बाज़ औक़ात ये होता है कि आपने रूहानी तौर पे म्यूज़िक को बहुत ज़्यादा कनेक्ट हो गए, लेकिन आप में जज़्ब करने की ताकत ख़त्म हो गई। तो आप जैसे ही अपने ही मौसीकी पे या जैसे म्यूज़िक शुरू होता है, आप एक इतना ज़्यादा उस कैफ़ियत में चले गए कि आप भूल गए कि मैं यहाँ पे लोगों को सुनाने आया हूँ, मज़ा लेने नहीं आया। तो वो भी कनेक्शन, वो ब्रिज नहीं बन पाता। सो मैं समझता हूँ ये बड़ा एक अहम पॉइंट है म्यूज़िक की लर्निंग में कि आप मौसीकी भी सीखें और साथ में वो जो उसका मौसीकी का वो जो सिंगार है, जो उसकी बनावट है, उसमें भी एक उस्ताद आपको मिले जो आपको उसमें ट्रेन करे। ख़ान साहब, मेहदी हसन ख़ान साहब, सदी में उनसे बड़ा गज़ल गायक नहीं है। उन्होंने हर एक गज़ल को एक नए राग की शक्ल में पेश किया, और जो हर कि एक गज़ल को क्या, हर एक मिसरे को, और उसकी एक मिसरे में कितने राग और कितनी अडॉप्टेशंस। जी, अब आपकी हर गज़ल जो एक नए राग में और मुश्किल रागों में आपने गज़लों को कंपोज़ किया, लेकिन आपके इंटरव्यूज़ में देखने को मिलता है कि कोई रेडियो पाकिस्तान में कोई साहिब थे जो डीजी थे रेडियो के, और वो ख़ान साहब को गज़ल सेलेक्ट करके देते थे और वो बताते थे कि इसका तलफ़्फ़ुज़ ये है, और मेहदी साहब कहा करते थे कि मेरे तलफ़्फ़ुज़ उन्होंने ठीक करवाए। तो ये भी अब ये वो अपने घराने से नहीं सीख सकते थे ये चीज़, लेकिन उनको एक उस्ताद मिले
जिन्होंने बताया कि लफ्ज़ को कैसे डिलीवर करना है। और अदायगी की जब बात होती है तो खान साहब मेहदी हसन खान साहब से ऊपर कोई लफ्ज़ को अदा नहीं कर पाया। और डिफरेंट स्केल्स में। हाँ, तो वो अदायगी बड़ा मैटर करती है। प्रेजेंटेशन जो है गज़ल की, गीत की, राग की, वो बड़ा मैटर करती है। तो उसमें भी आपको दुनिया में उस्ताद मिलते हैं। वंस यू आर ऑन द ट्रैक तो आपको ऐसे लोग मिलते जाएंगे जो सूफीज़म से मुंसलिक होंगे, जो मौसीकी से मुंसलिक होंगे, जो शायरी से मुंसलिक होंगे। और फिर शायरी और मौसीकी एक दूसरे से, ये एक यूँ कह लें कि एक चेन सिस्टम है। अगर आप अच्छे गायक बनना चाहते हैं तो आपको शायरी से शगफ अच्छा, होना अगर चाहिए। हम वजी शायरी की भी बात करें तो अब शायरी में भी हमें वो तख्लीक, वो मिसरा उस तरह से नहीं मिलता। वक्त चेंज हो गया जवाद भाई। अब फनकारों से हम गिला तो नहीं कर सकते, एकदम से इतना बड़ा ब्लास्ट है डिजिटल लाइफ। हाँ, नहीं, मैं सोचता हूँ चलें डिजिटल लाइफ अब अपनी पहले वो जो जगह, खत आते थे, मैं कहता हूँ कि आज हमें कबीर दास क्यों नहीं मिलता, आज हमें बुल्ले शाह क्यों नहीं दिखता, ऐसा क्या हो गया? सेक्रीफाइस करने को तैयार नहीं है। बुल्ले शाह ने सेक्रीफाइस किया। उन्होंने वो जो अपना सैयद होने का वो जो फ़ख्र था वो साइड पे रखा। भगत कबीर थे तो उन्होंने फिर, वो भगत थे, दरवेश थे, सूफ़ी थे। भगत कबीर को किसी ने कहा कि तुम मर जाओगे, तुमने कोई किताब नहीं लिखी। तो कबीर ने क्या खूबसूरत जवाब दिया, उन्होंने कहा कि नहीं, मैं कभी नहीं मरूंगा, मैंने 10 लोग तैयार किए हैं। इससे बड़ी सेक्रीफाइस क्या होगी कि आपके ऊपर एक चीज़ की अता है, लेकिन आपने अपनी ज़ात को उससे मतलब आप इस चक्कर में नहीं पड़े कि मुझे अकेले ही मशहूर होना है और जब मैं नहीं हूँ तो मुझे याद रखा जाए। आप इस चक्कर में नहीं पड़े, बल्कि आपने और 10 लोग आगे तैयार किए। तो अभी जो शायर है, स्पेशली जो फेसबुक की शायर है, डिजिटल शायर है, वो बेचारा खुद मशहूर होना चाहता है। फ़नकार है, वो भी खुद मशहूर होना चाहता है। मजबूरी बन गई कि अगर आपका नाम नहीं है, अगर आप ट्रेंडिंग में नहीं है तो आप बड़े फ़नकार नहीं हैं, बड़े शायर नहीं हैं। अगर आप कोक स्टूडियो में नहीं है तो आप मौसीकार नहीं हैं। अगर आप किसी मशहूर जगह के मुशायरे में नहीं बैठे तो आप शायर नहीं हैं। हालांकि इन चीज़ों का, तख्लीक का, मार्केटिंग से, इश्तहारबाजी से कोई ताल्लुक़ नहीं है। तख्लीक का बराह रास्त जो ताल्लुक़ है वो आपकी रियाजत से है। एक अपना शेर सुनाता हूँ, मैं शायर तो नहीं, बस ऐसे ज़रा कभी तब आजमाई होती है। देखिए कि रियाजत फ़न की ऐसी पुख्तगी है, रियाजत फ़न की ऐसी पुख्तगी है जहाँ सहतार में सुर आ गया है। वाह वाह। सो आप अपनी प्रैक्टिस के रास्ते पे चलते रहते हैं। रियाजत फन की ऐसी पुख्तगी है जहाँ सितार में सुर आ गया है। तो सुर नहीं आ रहा, सुर नहीं होता, शुरू में नहीं होता सुर। इवन जब आप स्टार्ट करते हैं सितार को या कोई भी इंस्ट्रूमेंट, तो आपको, यू डोंट नो हाउ टू ट्यून योर इंस्ट्रूमेंट। आप 5-6 साल उस साज को देते हैं तो वो साज आपको एक सेंस, एक हिस्स अता करता है। 5-6 साल कम अज़ कम। अभी तो 5-6 मिनट सुनने को देना मुश्किल होता है जी। तो वो साज फिर आपको एक हिस्स देता है, एक सोचने समझने की सलाहियत देता है। वो सलाहियत ये होती है कि मैंने सितार को ट्यून कैसे करना है। देखें, 12 या 13 तरबे हैं और ऊपर 7 तार हैं। 13 और 7 कितने बने? 21 तारों को 21 या 20 तारों को आप एक मकाम पे सुर करके और आप एक आवाज़ निकाल रहे हैं। एक शेर सहन में आ रहा है, अगर आप इजाज़त दें। जरूर मुझे नहीं पता किसका, बड़े शायर हैं जिनका ये शेर है कि ज़ख्मे मिज़राब से रिश्ता है लहू पोरों का। आहा, ज़ख्मे मिज़राब से रिश्ता है लहू पोरों का। वाह वाह। कितना मुश्किल है आवाज़ को नगमा करना। आय हाय 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 हाय, वाह 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 वाह, कितना मुश्किल है आवाज़ को नगमा करना। वाह। मुख्तलिफ आवाज़ों को मिला के आप बजाते हैं और जवाब भी कहेंगे अच्छा ये सितार भी ये, अच्छा आप ये धुन बजा रहे हैं।
सो कितना मुश्किल है आवाज़ को नगमा करना। वही बात होगी ना, सुर देने वाली। जी जी वही बात होगी। जी। वाह 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 वाह। और लेकिन 5-6 साल मैं वजी फिर उसी जगह पे हूँ, ठीक है, कि वो क्या मोटिवेशन होती है, वो क्या जज्बा होता है, वो क्या जुनून होता है, वो क्या इश्क होता है कि आप तैयार होते हैं कि यार मैंने अगले 5-6 साल, 8 साल, 10 साल मैंने इसको वक्फ कर देना है खुद को। ये तो आर्ट्स की हर जो राह है उसमें वक्फ तो करना पड़ेगा, रियाजत तो है। इंडस ब्लूज़, उससे पहले पता नहीं कितना लंबा एक आपका सफ़र होगा, कितना मुश्किल होगा, किसी को नहीं पता। सब ने आखिर में वो क्रेडिट्स में पढ़ा होगा फिल्म बाय जवाद शरीफ, लेकिन जवाद साहब को वहाँ पहुँचने में किन रियासतों से गुजरना पड़ा। हमारी तो रियाजत चल ही रही है। अच्छा वजी भाई, मुझे ये बताएं कि रियाजत होती क्या है, क्योंकि जो एक मेरी तरह जो स्टूडेंट है ना, तो उसको समझ ही नहीं आता। उसको तो लगता है कि जी वो सुबह सुबह उठते हैं और जो है ना वो रियाज जो है वो अपने गले का जो है वो रियाज शुरू कर देते हैं। लेकिन रियाजत तो इन जनरल वो तो हर मतलब उसका उस काम की प्रैक्टिस है। मतलब इसको अगर आसान लफ्ज़ों में करें तो क्या है? रियाजत तो एक रास्ता है कई साल हर साल का, कि आपको अपने काम में परफेक्शन के लिए उससे गुजरना होगा। और जब म्यूज़िक में हम रियासत को लेते हैं तो उसमें फिर आप रोज़ाना की बुनियाद पे कई घंटों आपको जो है वो वक्फ करने पड़ते हैं। आपको टाइम देना पड़ता है म्यूज़िक को, और एक ही राग को, एक ही पोर्शन को लेके आपको बार बार उस मरहले से गुजरना पड़ता है ताकि आप वो उसमें परफेक्ट हो सकें। अच्छा, और इट्स मोर अबाउट, यानी कि आसान लफ्ज़ों में हम इसको कहें तो प्रैक्टिस ही हो गई। जी जी। ठीक है, सही है। लेकिन एक जो हम अभी इस सोसाइटी में देखते हैं, एक जो बागम बाग है, एक नफसा नफसी है, और एक वो जो बेसिकली ये एलिमेंट आ गया ना कि यार मैं बस मुझे ये कल मिल जाए, मैंने सितार सीखना है तो मैं रातों रात जो है ना मैं इसको सीख लूँ, या मुझे फिल्म मेकर बनना है तो मैं कल एक मैं फीचर फिल्म बना दूँ और परसों मैं ऑस्कर ले लूँ। और मतलब ये जो ठहराव ख़त्म हो गया है और हमारे अंदर से वो लगन ख़त्म हो गई है, तो उसमें ये 5-6-10 साल ये किस तरह से होगा फिर? ये सवाल हम कर चुके हैं। अच्छा नहीं, और इसके अलावा, अच्छा और इसके अलावा आज अब हम जो एक और एलिमेंट ये देखते हैं कि ऐसा हो भी रहा है कि टिकटॉक के ऊपर कोई वीडियो वायरल हुई तो आज आप कुछ नहीं थे तो कल आप स्टार हो गए। कहीं किसी किताब में मैंने एक जुमला पढ़ा था कि तसव्वुफ़ में उस्ताद जो है वो मुरीद पे कश्फ नहीं होने देता ताकि उसका रास्ता रुक ना जाए। ये जो सोशल मीडिया के अभी जो ब्लंडर्स शुरू हो गए हैं ना, ये ऐसी ही चीज़ें हैं कि आपने एक ट्रैक बनाया, आपने उसको सोशल मीडिया पे पोस्ट किया, आप सुबह उठे तो आप एक सुपर डुपर हिट ट्रैक के मालिक बन गए हैं। तो आपके अंदर वो इस्तिकामत और सब्र, वो चीज़ें ख़त्म हो गई। अभी एक आप डिजिटल उस क्रिएटिविटी रियाजत तो से है। गुजरे ही नहीं। हाँ, आप उससे गुज़रे नहीं। और अभी तो मौजूदा दौर में तो आप देख रहे हैं कि ऐसे-ऐसे बेसुरे लोग जो हैं, वो म्यूज़िक की तरफ आ रहे हैं कि जिनको लोग उनकी मीम्स बनाते हैं, तो वो उस चक्कर में भी मशहूर हो जाते हैं। अब मैं तो ये भी समझता हूँ कि जो लोग म्यूज़िक का, मौसीकी का मज़ाक उड़ा रहे हैं, आप उनके ऊपर जब गुफ्तगू भी करते हैं ना, तो सोशल मीडिया पे उनको एक स्पेस मिलती है। वो स्पेस बेसिकली एक जेन्युइन आर्टिस्ट की है। वो एक फ़नकार की जगह है, जो किसी के ऊपर तनकीद करने की सूरत में आपने किसी और को दे दी, जो कि उस सब्जेक्ट में प्रोफेशनल नहीं है। मुझे यूँ लगता है। क्या वैसे सुरीली अजान थी, और उस अजान के वक्फे में ये सितार हमारे टेबल पे सज चुका है। तो वजी मुझे ये बताएं कि ये एक तो इंस्ट्रूमेंट, इसकी प्रेजेंस इतनी है कि यह इसका जो ऑरा है, मैं आई कैन फील इट कि ये किस तरह से जो है वो इम्पैक्ट कर रहा है। और मुझे लग रहा है कि इसकी ये साज शायद आपका पुराना साज है ये। इट्स देयर आर टू मॉडल्स इन सितार, एक रविशंकर मॉडल है, एक विलायत खां मॉडल है। तो ये विलायत खां मॉडल का बना हुआ सितार है। वाह 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 वाह, वेरी नाइस।
और इस पे ये जो डिटेलिंग हुई है ये तो फिर अपनी होगी कि आप उसमें कितनी एस्थेटिकली खूबसूरती मैं ऐड कर अगर सकते थोड़ा हैं। सा एक्सप्लेन कर दूं, देखने वालों को ज़ियारत भी हो जाएगी हमें खुशबू के साथ की। जरूर। ये जो पोर्शन है सितार में, इसे हम जीवार कहते हैं। ये 2 ब्रिजेस जो हैं, अच्छा, जीवार। जीवार, अच्छा, क्या? जीवार, जीवारी या जीवार। अच्छा, तो ये इसमें ये घर बने हुए हैं जहाँ पे तार जो हैं वो टिके हुए हैं, वाह, जो साउंड बनाने में इन 2 का किरदार होता है। सो अगर तार यहाँ पे टिके हुए ना हो तो शायद ये आवाज़ ना बन पाए। फिर ये ऊपर वाला जो पोर्शन है सितार का, इसको इतना पोर्शन, इसको तबली कहा जाता है। वाह, और ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि ये पंपकिन जो वेजिटेबल है, ये उसका बना हुआ होता है, इसे हम तुम्बा कहते हैं। अच्छा, ये एक्चुअली पंपकिन है। वाह, उसको वाह। ये साल साल की जो है ना मेहनत होती है, उसे खुश किया जाता है और उसके ऊपर पॉलिश करके उसको प्रिजर्व किया जाता है। तो ये तुम्बा है और ये अंदर से एम्प्टी है, हॉलो अंदर से। खाली है। जी बिल्कुल। अगर आप इसको इस फोर्स से अगर इसको हिट हो तो ये टूट सकता है। बड़ी नाजुक वो है सितार की यहाँ से शेप। फिर ये जो आप देख रहे हैं फ्रेट्स, इनको हम पर्दा कहते हैं, पर्दा या पर्दे, वाह, ये सब जो हैं। तो हर 2 पर्दों के दरमियान में एक सुर छुपा हुआ है। वाह, वाह। और शायद इस पर्दे की मुनासबत से अमीर खुसरो की एक रागनी है जिसका नाम है सर पर्दा। सर पर्दा, वाह, यानी कोई ऐसा सुर जो इस पर्दे में मौजूद नहीं है, इससे पीछे है, इससे वाह, हट के है। वाह, सर पर्दा। जी। अच्छा, ये जब आप कहते हैं कि इन 2 पर्दों के बीच में एक सुर छुपा हुआ है, तो वो किस तरह से? मतलब जैसे ये आप इस नोट को बजाएंगे तो उंगली इन 2 पर्दों के दरमियान में है। आप यहाँ से मिज़राब देंगे और ये साउंड देगा। फिर उसके बाद हमारे पास ये खूंटियाँ हैं जिनसे तार बंधे हुए हैं तरब के। तो 12 या 13 तारें तरब की होती हैं और इन तरबों से हट के फिर ऊपर 7 तार हैं सितार के, जो मेन स्ट्रिंग्स हैं इसके। और उनमें ये जो सबसे पहला सितार का जो तार है, इसे हम बाज का तार कहते हैं। बाज का तार। आवाज़ इसकी होती है। अच्छा, बाकी वाह, जो है इसके वो सिंपैथेटिक स्ट्रिंग्स हैं, या ऊपर जो है इसके ट्यूनिंग स्ट्रिंग्स के तौर पे इसमें स्पोर्टिव स्ट्रिंग्स हैं। वाह, बट जो पहला मेन जो स्ट्रिंग है सितार का, जहाँ से हम आवाज़ बनाते हैं, इसे हम बाज का तार कहते हैं। वाह, वाह। फिर इसमें ये हड्डी लगी होती है यहाँ पे तारदान में, और ये जो इसका जीवार है ये आबनूस का बना हुआ है। और यहाँ ये हड्डी किस चीज़ की है? ये शायद कैमल बोन होती है। अच्छा, कैमल, क्योंकि मुझे दिख रहा था कि शायद वो कैमल जी बोन है। अच्छा, जी। तो ये शायद ये कुहान की जो हड्डी है वो, हाँ। उसको इसमें यूज़ किया जाता है। फिर ये आबनूस इसमें आ गया, ये जो इसका ब्रिज बना हुआ तो है। ये जो स्पेसिफिकेशन है कि पंपकिन का जो है वो हिस्सा उस तुम्बा हो गया। हाँ, तुम्बा हो गया, या कैमल बोन हो गई, या आई मीन कि और बाकी वुड कौन सी है? ये जो वुड है, ये सितार स्पेशली जिस वुड का बना हुआ है, इसको तुंग कहते हैं। अच्छा, ये तुंग की लकड़ी है। तो मैं अक्सर सोचता था कि ये कैसा नाम है, तुंग की लकड़ी का सितार बना। हाँ, क्योंकि हमने दियार सुना, अखरोट सुना, तो ये तुंग मैंने भी पहली दफ़ा सुना। श्रीनगर में, कश्मीर में ये दरख्त है, तुंग का दरख्त इसको कहते हैं। तो मैंने किसी से पूछा इसे तुंग क्यों कहते हैं, तो वो मुझे जो जवाब मिला वो ये था कि अगर इस दरख्त की लकड़ी का पीस आप यूँ थ्रो करते हैं, ज़मीन पे फेंकते हैं, तो वो साउंड जो देता है वो ऐसे है जैसे स्ट्रिंग का साउंड होता है। तो वो मकामी लोगों ने उस दरख्त का नाम तुंग रख दिया। आई वॉन्ट टू एक्सपीरियंस दिस। श्योर। कि नहीं, कि मतलब उस लकड़ी को अगर ज़मीन पे फेंके तो ये साउंड आएगा। तो वो उसकी रिजेम्बलेंस में साउंड वाह, वो देता है। तो उसी तुंग, जैसे हम वो पंजाबी में कहते हैं तो के तुण तुण लाइए, हाँ, ये वो उसके नज़दीक का लफ्ज़ है। उस पर्सपेक्टिव से जी। आ रहा है। तो बेसिकली जो है हम ये जो कैमल बोन है, या तुम्बा है, पंपकिन, या जो तुंग की लकड़ी है, ये सब जो है इनका हिस्सा होता है इस आवाज़ को क्रिएट करने में। यस, यहाँ पे इस जगह हाथी दांत भी लगाते हैं बाज़ वाह, इस जगह पे, लेकिन चूंकि वो मुश्किल है और उस पर पाबंदी है और वो डेफिनेटली यूज़ भी नहीं करना चाहिए, तो वो पहले वो यूज़ होता था यहाँ तो पे। हाथी दांत से क्या ज़्यादा सुरीली हो जाती थी हाँ, आवाज़? वो उससे डेफिनेटली फ़र्क पड़ता है थोड़ा थोड़ा। मतलब ये बहुत छोटी छोटी बारीकियाँ हैं जिनसे साउंड चेंज होता है। है। जी। अब ये जो पंपकिन वाला जो ऑप्शन है, ये लकड़ी में भी बन सकता है, लेकिन उसका साउंड जो है ना वो उस तरह नहीं आएगा जैसे जो इसमें रेजोनेट करेगा। वाह, 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 वाह।
और इस साज को कितना अरसा हो गया आपके पास? ये तो न्यूली मैन्युफैक्चर्ड इंस्ट्रूमेंट है, अच्छा, लेकिन सितार की वैसे अगर उम्र देखी जाए तो ये 700-800 साल पुराना बेशक बेशक। साज है। अच्छा, कहते हैं कि वक्त लगता है उसमें जो है ना वो साज को भी ट्यून होने में, अपने उस रूप में आने में और उस आवाज़ में मिठास आने में भी उसको एक वक्त चाहिए होता आप अगर कैमरे की उससे दिखा सकें तो जैसे ये लकड़ी का हिस्सा है, यहाँ पे आप देखें, इसमें ये साइन नज़र आ रहे हैं पॉलिश से हटके, ये लकड़ी की रगें हैं अंदर। तो बिल्कुल डेफिनेटली वो लकड़ी को उस पूरी उसमें मतलब लकड़ी भी रंगी जाती है, उसका भी रंगने का एक वो अमल है, टाइम है उसमें। तो बिल्कुल साज अगर थोड़ा अर्सा आप उस पर प्रैक्टिस करते हैं तो वो साज थोड़ा खुल जाता है। है। वाह 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 वाह। और कितने तक बन जाता है ये साज? मैं तो वैसे ही, चूँकि अब सीखने के लिए तो 8-10 साल आई विश के एक तो मेरा इश्क उस हद तक होता और मैं इसको जो है वो सीख सकता, और इसकी मुझे तो प्रेजेंस ही इतना ज़्यादा जो है इसको अफेक्ट कर रही है। तो वैसे अगर कि इसको ख़रीदना हो तो ये कहाँ से मिल सकता है और कितने तक मिल सकता जो इंडियन मेड सितार है वो थोड़ा महंगा है, जैसे ये इंडिया से बना है ये सितार, तो वो पाकिस्तानी 4-5 लाख रुपए में पड़ता है। लाहौर से बहुत अच्छे सितार बनते हैं, हमारे एक ही सितार मेकर हैं, ज़ियाउद्दीन साहब, है? उस्ताद याउद्दीन उस्ताद साहब, ज़ियाउद्दीन या साहब। वाह वाह। तो अब ही इंडस 86 ब्लूज़ 80। के अंदर हमारे हाँ, हीरो हैं वो उस्ताद और उनकी याउद्दीन। गुफ्तगू सबसे अच्छी मुझे लगी, वो बड़ी सीधी बात उसमें की। तो वो बहुत खूबसूरत और बड़े अच्छे साज बनाते हैं। साज सितार का उनका उनकी फैमिली का बड़ा काम है। और तो वो ज़ाहिर है पाकिस्तान में इतना बिजनेस नहीं है, तो उनके यहाँ सितार थोड़ा ज़रा कम पैसों में मिल जाता है। जैसे अच्छा सितार आपको लाख रुपए तक, 1.25 लाख तक बहुत अच्छा वो सितार बना देंगे तो इस वो मुकाबले तुम में। की ही लकड़ी होगी वो भी? हाँ, लकड़ी वो और भी ऑप्शंस हैं इसमें लकड़ियों के, लेकिन ये स्पेसिफिक वो लकड़ी है जो मैं बात कर रहा हूँ। तो अच्छा, उस्ताद जी की मुझे बात याद आ गई, चूँकि हमारी बीच में बात हो रही थी उस वक्त, सुर की बात हो रही थी और कुछ मज़हब की तरफ चला गया था। तो उन्होंने एक जगह बड़ी अच्छी बात की कि अगर आप देखें जो भगवान है, मतलब जो है वो आई एम नॉट श्योर मैं करूँ, लेकिन वो बड़ी खूबसूरती से उन्होंने वो बात की। उन्होंने कहा कि जो है वो सुर जो है उसको जो है ना वो उन्होंने जो है वो खुदा के साथ मिला दिया है। ठीक है, क्योंकि ना जब हम सुर की बात करते हैं या सुनने की बात करते हैं तो ना जो है वो सुर हमें जो है वो दिखाई देता है, हम महसूस करते हैं ना खुदा हमें दिखाई देता है। वाह, खूबसूरत बात, बहुत खूबसूरत बात। ठीक है, और हम सुन के ये मान लाते हैं ना। जी, ऐसे ही, ऐसे ही। तो बस उन्होंने वो इतनी सी बात में उसको जो है ना वो, और क्या क्या खूबसूरती से उन्होंने वो बात की। और आई विश कि मैं उनसे दोबारा, मेरा दिल कर रहा है कि मैं कभी इकट्ठे मिलूं, चलते हैं और वहाँ कुछ एक टाइम महफिल जो है बैठते हैं। ना। वो जो हाँ, सितार मेकिंग का वो जो प्रोसेस है आप वो देखेंगे तो महसूस होंगे। नहीं नहीं नहीं, आई वुड लव टू। मेरा ख्याल है हम इसको प्लान जो है वो कर ज़रूर। सकते हैं। तो वजी, वेयर डू यू सी सितार नाउ? अभी तो हमारे सामने है लेकिन यही जवाब है, सितार सामने पड़ा हुआ। तो नहीं, क्या कोई फ्यूचर दिख रहा है आपको? मुझे लगता है कि अब एक रिवाइवल पे काम हो रहा है कि जिसमें जो क्लासिकी मौसीकी के जो साज हैं वो फिर से आ रहे हैं। ये जो फ्यूजन वाला प्लेटफॉर्म जो एक बन गया है उस पे हर साज जो है फ्यूजन कर रहे हैं। तो इससे मुझे लगता है कि ये हम एक बॉक्स बना सकेंगे कि जिसमें हमारे जो रिवायती साज हैं इनकी जगह बन पाएगी। तो मैं समझ रहा हूँ, देख रहा हूँ, मुझे उम्मीद है। महसूस उम्मीद है कि आने वाला जो वक्त है वो क्लासिकी मौसीकी के जो साज हैं उनके लिए बड़ा अच्छा होगा। तो अब एक तो मुस्तकबिल में एक जो पहलू नज़र आ रहा है वो ये है कि जो फ्यूजन वाला जो प्लेटफॉर्म है ये बहुत सपोर्ट करेगा। और फिर अब पाकिस्तान और मतलब ट्रैवलिंग ज़रा आसान हो गई है, तो लोग एक दूसरे ममालिक में आ जा रहे हैं अपने फ्यूचर के लिए, जो है वो ये इन्वेस्टमेंट शुरू हो गई हैं। सब कौमें इस पे काम कर रही हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि पाकिस्तान भी इस तरफ जो है वो गवर्नमेंट जो है, स्टेट जो है वो इस तरफ ध्यान दे कि वी आर वेरी रिच इन आवर म्यूज़िकोलॉजी, हम पोर्ट्रे कर सकें जो हमारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनको। सो ये जो डेलीगेशंस जाते हैं पाकिस्तान से बाहर, हम वहाँ सितार भेजें, सरोज़ भेजें, ना कि हर बार हम ढोल ही भेजें। ढोल बज रहा है, बहुत बज रहा है, ढोल बजता रहेगा, हमारा फोक इंस्ट्रूमेंट है। लेकिन
फोक के साथ साथ जो ओरिजिनल इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनके ऊपर भी काम होना चाहिए। जैसे अगर मुझे कल्चरल जो डेलीगेशन है उनमें कोई मेरी राय दे तो मैं कहूँगा कि सारंगी हर डेलीगेशन में जाए, ताकि वो जो डाइंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं उन पे कोई काम हो सके, उनको हम प्रिजर्व कर सकें। ये भी तो अब एक ऑप्शन हो सकती है। नाउ वी आर लिविंग इन अ ग्लोबल विलेज, तो लाजमी नहीं है कि मैं सितार बजाता हूँ और मैं आपको ही सिखाऊं। कोई ऑस्ट्रेलिया में रहने वाला शख्स भी तो सितार सीख सकता है। सीख सकता है और सीख रहे हैं। सीख रहे हैं लोग, बिल्कुल पाकिस्तान हाँ। से, इंडिया से ज़्यादा लोग यूरोप और यूएस में सीख रहे हैं लोग। चले, मैं तो रंग स्कूल को और आपका जो इंस्टीट्यूट है उसको देख के काफ़ी मुतमईन हूँ, और एक खुशी है इस बात की कि आपने जो शम्मा जलाई है उसको जो है वो इसी तरह जलते रहना चाहिए। और बहुत सारी दुआएं हैं उस स्कूल के लिए और आपके लिए। एक आखिर में एक चीज़ मुझे बस थोड़ा सा जो है ना वो कर रही है तंग, कि प्लीज़। आपने ज़िंदगी दे दी सितार को और एक एक वक्त दे दिया, तो आई मीन कुछ आपको लगता है कि ज़िंदगी में कुछ माने ऐड हो गए हैं, कुछ कुछ मीनिंग आ गया है लाइफ के अंदर जिसकी तलाश में हम होते हैं? जवाब भी मुझे ये लगता है कि शायद मैंने इस पहलू को कभी सोचा ही नहीं। मुझे ये लगता है कि मेरी ज़िंदगी में सब माना जो हैं, सब अल्फाज जो हैं वो सितार पे शुरू होते हैं और सितार पे ख़त्म होते हैं। वाह। तो मैं कभी किसी और चीज़ को सोच ही नहीं पाया सितार से हट के, कोई ऐसा पहलू खुल ही नहीं सका कभी। तो इसका शायद जवाब मेरे पास नहीं है। चलें, ये तो अच्छी बात है कि अगर सितार की अपनी उस इस साज की इतनी वुसअत है कि इसने मौका आपको जो है वो दिया नहीं। और मेरा ख्याल है कि ये खुद ही एक इसका जवाब है। ऐसे और वो प्रोफेशन फिर वो एक जब तलाश। पैशन बन जाता है, हाँ हाँ। और वो जो अब एक अकीदत और इश्क की जो अ, अभी जो सूरत हाल सितार से बन गई है, तो ज़िंदगी मैं अब सितार से हट के तसव्वुर ही नहीं कर सकता कि कुछ है। हम यानी कि वजी निज़ामी को सितार से हट के तसव्वुर बल्कि नहीं किया जा मैं सकता। अपने बाबा साहब के पास गया और मैं सितार लेके जाना भूल गया। तो मेरे सूफ़ी मास्टर, तो उन्होंने मुझसे पूछा कि सितार नहीं लाए? तो मैंने कहा जी मैं भूल गया। तो कहते हैं फिर अब यहाँ क्या करोगे, सितार से हट के तुम क्या हो? तो वो एक मेरे लिए सबक भी था और मेरे लिए वो एक अंडरस्टैंडिंग भी थी कि वाक़ई में अगर सितार नहीं मेरे पास है तो मैं क्या हूँ? कुछ भी नहीं हूँ। तो एक जो मौसीकार है, एक जो साज़िंदा है, वो अपने साज़ या आवाज़ की वजह से ही तो मुनफ़रिद होता है। वाह वाह वाह। और फिर उसके अंदर उसकी मोहब्बत है कि फिर उस साज़ के लिए, उस साज़ से रिलेटेड तो बहुत से लोग होंगे, लेकिन फिर उस साज़ में भी जिसकी मोहब्बत बढ़ जाएगी उस साज़ से, जिसकी मोहब्बत बाज़ी ले जाएगी, वो फिर उस साज़ के लिए कोई काम करेगा। जैसे हम कुछ नाम हैं, तानसेन, अमीर खुसरो, बड़े गुलाम अली खां साहब, हाँ साहब मेहदी हसन खां साहब। तो ये ऐसे नाम हैं कि जिनका नेमुल बदल इनको कोई रिप्लेस नहीं कर सकता कभी। इन शख्सियात कि का इन कोई इन इन अज़हान का जो काम था, उसको शायद कभी कोई आके चैलेंज नहीं कर जो सकेगा, काम वो कर गए हैं। कर गए। वाह वाह उसमें वो सिर्फ़ एक वजह थी कि उन्होंने अपने काम से इश्क किया। वाह। लेकिन मैं सिर्फ आपको इसमें ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपके पास ये सितार ना भी हो तो फिर भी आपकी शख्सियत के अंदर वो कशिश है, और वो जो नॉलेज है आपके पास अपने फ़न को लेके, या वैसे ही मैं तो बड़ा मुतासिर हूँ आपकी गुफ्तगू से, तो वो फिर भी बहुत कुछ है। लेकिन सितार आपको वो चांद, वो कहते हैं कि जी, वो 4 चांद लगा देता है, तो इसमें तो कोई शक नहीं। और ये इसी तरह आपके साथ रहे। आमीन। फिर मैंने कहा कि आखिरी सवाल है, लेकिन फिर कंक्लूजन मैं ये अपनी नोटबुक भी अब क्लोज कर देता हूँ। तो मुझे एक चीज़ बताएं कि जहाँ पे हमने उम्मीद की बात की कि उम्मीद है, फ्यूजन हो रहा है और कुछ हो रहा है, तो एक वक्त में जो दरगाहों का जो एक कल्चर था, एक सकाफत थी, और वहाँ पे भी जो है वो आई मीन कि सितार का एक किरदार रहा है, वो शायद आपको कहीं रिवाइव होता लगता है? वो शायद रिवाइव नहीं होगा, क्योंकि अब जो दरगाहों से मुंसलिक लोग हैं,
उनकी प्रायोरिटीज़ में शायद ये इंस्ट्रूमेंट नहीं है। हमें कुछ ऐसे नाम मिलते हैं तारीख़ में, ज़्यादा दूर नहीं जाते। कल्याम शरीफ में एक बुज़ुर्ग गुज़रे हैं, वो बड़े शौक़ से सारंगी सुना करते थे, बाबा फजल शाह कल्यामी, वाह चिश्ती साबरी सिलसिले से। आप गोल्डा शरीफ चले जाएँ, वहाँ जो कवाली होती थी, उनके यहाँ एक साहिब जो हैं वो सितार पे कवाली किया करते थे। वाह वाह तो वो भी मतलब ये बहुत करीब, हम माज़ी करीब की बात कर रहे हैं। तो लेकिन अब मौजूदा वक्त में मुझे लगता है कि दे मार 4.5 वाली वो जो कवालियाँ हैं ना, कि जिसमें सारी बेस जो है ना वो रिदम पे है। पहले ये रिवायात होती थी खानकाहों की, मज़ारात पे जो समा होता था, उसमें शायरी को बड़ा अहम मुकाम हासिल होता था। बिल्कुल। और वो महफ़िल समाज जो होती थी और वो हर हफ्ते कुछ कुछ तो ऐसी दरगाहें थी कि जो है मतलब वो रोज़ाना हो रही है, और कुछ पे जो हर जुमेरात को हो रही है। तो वो मेरे बुज़ुर्ग हैं सोहरवर्दी सिलसिले से, हसन नवाज़ शाह साहब, तो वो बड़ा खूबसूरत एक जुमला बोलते हैं कि यार ये जो कवाली है ना, कवाली लफ्ज़ ये कॉल से है और कॉल गुफ्तगू है। तो अब साज़ उसमें उस कलाम को सपोर्ट करते हैं, लेकिन कव्वाल ने अपने जो जो सामईन हैं उनसे उसने गुफ्तगू करनी है, वो एक तकरार बांधनी है उसने। तो खैर ये लंबा वो एक उस तरफ चला गया, लेकिन आपका जो सवाल था उसके मुताबिक तो ये है कि अभी इस वक्त दरगाहों का वो जो कल्चर था उसमें साज कहीं भी नहीं है। मेरा नहीं ख्याल कि कहीं, हाँ, शाह अब्दुल लतीफ़ बिटाई, वाह उनका नाम सदा वाह वाह ऊंचा रहे वाह कि वहाँ पे आज भी जो है वो तंबूरा जो है वो शाम का आगाज़ जो है वो तंबूरे से होता है। और मैंने वो मुझे मल्टीपल टाइम्स ये अपॉर्चुनिटी मिली, ये मौका मिला कि मैं उसको विटनेस कर सकूं, और उसकी जो एक एनर्जी है, जो उसकी एक वाइब है, वो बिल्कुल ही डिफरेंट है। वो आपको किसी और ही दुनिया में और किसी और ही मकाम तक वो ले जाती है। तो वो क्या खूबसूरत बात है। चले, हमें उसको लेट्स होप फॉर द बेस्ट, ये वो उम्मीद रखनी चाहिए कि शायद कभी ऐसा हो, शायद कभी वो रिवाइवल हो। और अगर आप जैसे जो अब तो उस्ताद हैं, आप उस्ताद नहीं इसी तरह अभी कोशिश करते रहेंगे तो शायद हो सकता है। मैं तो कहीं ना कहीं मुझे उम्मीद दिखती है। थैंक यू सो मच वजी। और हम आपसे थोड़ा सा कुछ सुनेंगे ज़रूर, लेकिन तब तक हम सेटअप चेंज करते हैं। और थैंक यू सो मच फॉर योर बहुत टाइम शुक्रिया, बहुत एंड शुक्रिया फॉर आपका। एवरीथिंग। और इस खूबसूरत गुफ्तगू के लिए सलामत रहें, खुश रहें। थैंक यू।